डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामीन के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराह करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियाँ खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया। अगर आप भी चाहते हैं कि सोर्ड गॉड अपना इंतकाम पूरा करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि असली जंग अब शुरू होने वाली है। चैप्टर नंबर 1821 से 1830 तक। सिल्वर विंग टाउन को अपग्रेड करने का इंतखाब करने के बाद सिस्टम नोटिफिकेशंस का एक सिलसिला सैफ अली की समातों से टकराया। ओरुक एम्पायर रीजन सिस्टम ऐलान, एक न्यूट्रल मैप में पहला इंटरमीडिएट टाउन बनने पर सिल्वर विंग टाउन को मुबारकबाद। इनाम के तौर पर 10,000 टाउन पॉपुलैरिटी पॉइंट्स और एक कारवान गार्ड ऑर्डर दिया जाता है। सिल्वर विंग टाउन रीजन सिस्टम ऐलान, सिल्वर विंग टाउन की प्रमोशन होने वाली है। तमाम खिलाड़ियों को 1 मिनट के अंदर टाउन से बाहर टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। सिल्वर विंग टाउन रीजन सिस्टम ऐलान, सिल्वर विंग टाउन की प्रमोशन में 30 मिनट लगेंगे। बरा करम इसके मुकम्मल होने तक सब्र से इंतजार करें। सिस्टम के ऐलानात 3 बार दोहराए गए जो अपने मुतालिका खतों में मौजूद खिलाड़ियों के कानों में गूंजते रहे। क्या प्रमोशन? वो इतनी जल्दी सिल्वर विंग टाउन को अपग्रेड कर रहे हैं। जीरो विंग ने ये कैसे किया? जबरदस्त। एक बार टाउन अपग्रेड हो जाए तो हमारे लिए अंदर जाना बहुत आसान हो जाएगा। कुछ देर के लिए सिल्वर विंग टाउन के खिलाड़ी इस अचानक प्रमोशन पर हंगामा बर्पा किए हुए थे। जहां तक मुख्तलिफ बड़ी गिल्ड्स के आला ओहदेदारों का ताल्लुक है, जब उन्हें इस मामले की रिपोर्ट मिली तो उनके चेहरों पर संजीदगी छा गई। सिल्वर विंग टाउन जैसी सोने की चिड़िया पहले ही मुख्तलिफ बड़ी ताकतों को ललचा रही थी और वो उसे अपने कब्जे में लेने का कोई तरीका तलाश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन टाउन के दिफा में बेहतरी की रफ्तार महज नाकाबिले यकीन थी। टाउन ने जिन एनपीसी फौजियों को भर्ती किया था वो भी तेजी से ताकतवर होते जा रहे थे। 5 मैजिक टावर्स को मिलाकर इनमें से कोई भी सुपर पावर खुद को इतना ताकतवर महसूस नहीं करती थी कि वो सिल्वर विंग टाउन पर कब्जा कर सके। लिहाजा उन्होंने फी अलहाल अपनी ताकत जमा करते रहने का फैसला किया। ताहम सिल्वर विंग टाउन का इंटरमीडिएट टाउन में प्रमोट होना एक बहुत बड़ा मसला था। न सिर्फ सिल्वर विंग टाउन मजीद दिफाई ढांचे तामीर करने के काबिल हो जाएगा, बल्कि वो जिन एनपीसी फौजियों को भर्ती कर सकता था उनकी तादाद भी 1000 से बढ़कर 2000 हो गई थी। ये टाउन की दिफाई सलाहियतों को मुअस्सिर तरीके से दुगना कर देगा। बुनियादी खुसूसियात के लिहाज से एनपीसी फौजी खिलाड़ियों से कहीं ज्यादा बरतर थे। इसके अलावा सिल्वर विंग टाउन के फौजी मौजूदा खिलाड़ियों से 10 लेवल से भी ज्यादा ऊपर थे। अगर खिलाड़ी उनसे निपटना चाहते थे तो उन्हें ज़नर्ग हिकमत अमली अपनानी पड़ती। अब चूंकि टाउन की हिफाजत के लिए दुगने एनपीसी फौजी मौजूद थे, तो उनको शिकस्त देने के लिए उन्हें कम अज कम दुगनी अफरादी कुव्वत दरकार होगी, जिससे सिल्वर विंग टाउन पर कब्जा करना मजीद मुश्किल हो जाएगा। सिस्टम के ऐलानात के कुछ ही देर बाद सिल्वर विंग टाउन के तमाम खिलाड़ियों को काफी फासले पर टेलीपोर्ट कर दिया गया। ताहम इलाका छोड़ने के बजाय टेलीपोर्ट होने वाले खिलाड़ी टाउन के बाहर खड़े रहे। दरहकीकत वो खिलाड़ी जो ओरुक एम्पायर में ग्राइंडिंग कर रहे थे, वो भी जल्दी से इस हुजूम में शामिल होने के लिए पहुंच गए। दरी असना सिल्वर विंग टाउन की प्रमोशन की खबर तेजी से मुख्तलिफ सुपर पावर्स तक पहुंच गई। जीरो विंग की कारकर्दगी मुतासिर कुन है। अफसोस की बात यह है कि अब सिल्वर विंग टाउन को अपग्रेड करने का कोई फायदा नहीं रहा। युआन टाइशे ने अभी मिलने वाली रिपोर्ट पढ़ते हुए हल्की सी आह भर कर कहा, अंकल युआन, अब जबकि सिल्वर विंग टाउन को इंटरमीडिएट टाउन में अपग्रेड कर दिया गया है, तो ये मजीद खिलाड़ियों को जगह दे सकेगा और जीरो विंग की आमदनी में कई गुना इजाफा करेगा। ये बेफायदा क्यों होगा? पर्पल जेड ने तजस्सुस से पूछा। मेरा ख्याल है कि तुम्हारा न जानना मुतवक्के था। कल मुझे एक खबर मिली जिसमें बताया गया था कि 9 रीगन्स एम्परर ने खुफिया तौर पर ब्लैक वाटर और बेस्ट एम्परर से हाथ मिला लिया है और वो ओरुक एम्पायर के क्रिम्सन फुलियम फोर्ट्रेस पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। युआन टाइशे ने कहा, क्रिम्सन फुलियम फोर्ट्रेस ओरुक एम्पायर के अंदरूनी इलाके में वाक़े है और ओरुक कैपिटल सिटी की तरफ जाने वाले महफूज रास्तों में से एक पर है। इसके अलावा यह किला टेलीपोर्टेशन की खिदमात भी फराहम करता है। एक बार जब क्रिम्सन फुलियम फोर्ट्रेस पर कब्जा हो गया तो ये तीनों फरीकैन के लिए बेपनाह मुनाफा पैदा करेगा। ये उन्हें ओरुक कैपिटल सिटी पर कहीं ज्यादा तेजी से हमला करने की भी इजाजत देगा। क्या वो क्रिम्सन फुलियम फोर्ट्रेस है? हमारी तहकीकात की बुनियाद पर
इस पर हमले की मुश्किल एम्पायर के टॉप 5 टेलीपोर्टेशन वॉर फोर्ट्रेसेस में शुमार होती है। मौजूदा खिलाड़ियों के लिए इस पर हमला करना बहुत मुश्किल है और उसके अलावा डार्क प्लेयर्स यकीनी तौर पर मुदाखलत करने की कोशिश करेंगे। क्या वो वाकई क्रिम्सन फुलियम फोर्ट्रेस पर हमला करने की हिम्मत कर रहे हैं? इस खबर ने पर्पल जेड को हैरान कर दिया। क्रिम्सन फुलियम फोर्ट्रेस के अंदर बेशुमार और किस मौजूद थे और उनमें सबसे कम लेवल 60 का था, जबकि सबसे ज्यादा लेवल वाले और किस लेवल 75 के थे। मजीद बरा किले की हिफाजत बहुत से जंगी हथियारों और मतेका और किस के जरिए की जा रही थी। यही वजह है कि 9 ड्रैगन्स एम्परर और ब्लैक वाटर बेस्ट एम्परर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब तक हम जो जानते हैं इसकी बुनियाद पर बेस्ट एम्परर अपनी इवल बेस्ट फौज के साथ मान जंग की हिफाजत करेगा। दरी असना ब्लैक वाटर और 9 ड्रैगन्स एम्परर की फौजें किले का मुहासरा करने की जिम्मेदार होंगी। इवल बेस्ट फौज के रास्ते में होने की वजह से डार्क गिल्ड्स और डार्क प्लेयर्स मुदाखलत करने की कोशिश नहीं करेंगे, युआन टाइशे ने वजाहत की। एक बार जब वो क्रिम्सन फुलियम फोर्ट्रेस पर कब्जा कर लेंगे तो ओरुक एम्पायर में सिल्वर विंग टाउन की हैसियत काफी अजीब हो जाएगी। अब तक सीक्रेट पवेलियन ने रीजनल डंजन ओरुक कैपिटल सिटी पर सिर्फ इब्तिदाई तहकीकात की थी। इसके बावजूद उन्होंने जो वसाइल दरियाफ्त किए थे वो उनकी तवक्कुआत से कहीं ज्यादा थे। न सिर्फ रीजनल डंजन बड़ी तादाद में मैजिक क्रिस्टल्स पेश करता था, बल्कि अगर खिलाड़ी इस इलाके में ग्राइंडिंग करते तो उनका लेवल भी 50% तेजी से बढ़ता। सबसे अहम बात यह थी कि ओरुक कैपिटल सिटी, जो कि एक इंटरमीडिएट सिटी था, इस पर कब्जा किया जा सकता था। अगर कोई इस इंटरमीडिएट सिटी पर कब्जा कर लेता तो वो इतना ही मुनाफा कमाता जितना सीक्रेट पवेलियन की मैजिक क्रिस्टल की कान कमाती थी। मजीद ये कि उन्हें तवील मुद्दती बुनियादों पर शहर की हिफाजत के लिए खिलाड़ियों की एक बड़ी फोर्स तैनात करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ब्लैक वाटर और 9 ड्रैगन्स एम्परर ने ओरुक कैपिटल सिटी हासिल कर लिया तो शहर के जरिए कमाए गए वसाइल की दौलत से वो बासानी सिल्वर विंग टाउन को तबाह कर सकते थे। ये दोनों ताकतें स्टारमोन किंगडम में जीरो विंग की सलामती के लिए भी खतरा बन सकती थीं। इसकी वजह यह थी कि बेस्ट एम्परर जीरो विंग के खिलाफ एक नाकाबिले मुसालहत इंतकाम की आग में जल रहा था। इस हकीकत को एक तरफ रखते हुए कि बेस्ट एम्परर की बुनियाद का एक अहम हिस्सा स्टारमोन किंगडम के अंदर था और इसे अपनी तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए किंगडम पर कब्जा करने की जरूरत थी, सीक्रेट पवेलियन को हाल ही में मालूम हुआ था कि बेस्ट एम्परर के पास मौजूद 5 कीमती इवल गार्ड अपोसिटल स्लॉट्स में से सैफ अली ने 2 को तबाह कर दिया था। इस नुकसान ने बेस्ट एम्परर की तरक्की को बुरी तरह मुतासिर किया था। अगर बेस्ट एम्परर के हाथ ओरुक कैपिटल सिटी के वसाइल लग गए तो उसके पास स्टारमोन किंगडम पर कब्जा करने और जीरो विंग को जड़ से उखाड़कर गेम से बाहर निकालने का एक अच्छा मौका होगा। अंकल युआन, हम जीरो विंग को मतला क्यों नहीं करते? पर्पल जेड ने पूछा। इसे भूल जाओ। अगर जीरो विंग को पता चल भी जाए तो वो कुछ नहीं कर सकता। अगरचे जीरो विंग की मैन फोर्स ने इक्लिप्स गेट में शानदार जंगी ताकत का मुजाहिरा किया था, लेकिन ये इंकिशाफ जीरो विंग की सूरत हाल को तब्दील नहीं करेगा। अगरचे जीरो विंग अपने इलाके का दिफा करने की पूरी सलाहियत रखता है, लेकिन इसके पास बेस्ट एम्परर पर जारहाना हमला करने के लिए इतनी फोर्सेज नहीं है। ये वो सबसे बड़ा मसला भी है जिसका सामना आम तौर पर उन उभरती हुई ताकतों को करना पड़ता है जिनका पस मंजर न होने के बराबर होता है, युआन टाइशे ने सर हिलाते हुए कहा। अगर जीरो विंग ने हमारे साथ शिराकतदारी पर रजामंदी जाहिर की होती तो वो शायद बेस्ट एम्परर के ग्रुप को रोकने के काबिल हो जाते। ताहम जीरो विंग की मौजूदा फोर्सेस के साथ यहां तक कि अगर उन्हें अनमोल शहजादी की मुकम्मल हिमायत भी हासिल हो जाए तब भी बेस्ट एम्परर को रोकना नामुमकिन है। गार्ड्स डोमेन में हर रोज बहुत सी उभरती हुई ताकतें नुमाया मकाम हासिल करती थीं, लेकिन उन ताकतों में एक मोहलिक खामी थी, वो बड़ी ताकतों से नावाकिफ थी। वो सब खुद को हकीकी सुपर पावर्स का मुकाबला करने के काबिल समझती थी। अगरचे जीरो विंग गार्ड्स डोमेन की ज्यादातर उभरती हुई ताकतों से बरतर था, लेकिन गिल्ड के लिए एक हकीकी सुपर पावर बनना आसान नहीं होगा। बहुत सी दूसरी ताकतें जीरो विंग को एक सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करने और खुद नुमाया मकाम हासिल करने की कोशिश करेंगी। दरी असना ओरुक एम्पायर के सिल्वर विंग टाउन में आधे घंटे के इंतजार के बाद हाल ही में प्रमोट होने वाला सिल्वर विंग टाउन हुजूम के सामने नमूदार हुआ। सिल्वर विंग टाउन अब अपने पुराने वर्जन के मुकाबले में दुगनी जगह घेरे हुए था। ये प्राइम वर्डेल डिवाइन रॉन के भी बहुत करीब था, जो अब टाउन के मैजिक टावर्स की रेंज में था। चूंकि टाउन एक न्यूट्रल मैप में था, इसलिए सिल्वर विंग टाउन की दीवारें भी ऊंची हो गई थीं।
अब वो 7 मीटर ऊंची थीं। दीवारों पर डिवाइन राउनस कंधा किए गए थे जो खिलाड़ियों को ऊपर से छलांग लगाने से रोकते थे और दीवारों के दिफा को बढ़ाते थे। गिल्ड लीडर देखें, टाउन की इमारतें भी बदल गई हैं। वो पहले जैसी बिल्कुल नहीं लग रही। मिलिनकोलुक समाइल दूर मौजूद बुलंद ओबाला इमारतों को देखकर सदमे से मुंह खोले बगैर न रह सकी। टाउन की हर इमारत काफी ऊंची हो गई थी। ये वाज़ेह था कि इमारतों को भी अपग्रेड किया गया था। एक टाउन के बजाय सिल्वर विंग टाउन एक बेसिक सिटी की तरह लग रहा था। हिमम सबको सिल्वर विंग टाउन को आवाम के लिए दोबारा खोलने की तैयारी करने का कहो, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। उसने खास तौर पर इसी लम्हे के लिए सिल्वर विंग टाउन को उन इंतहाई शानदार इमारतों से आरास्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी जिनकी वो इस्तेताअत रखता था। ये न्यूट्रल टाउन्स का राज भी था। चैप्टर 1822 सिल्वर विंग टाउन का इफ्तिताह। सैफ अली की कमान में सिल्वर विंग टाउन को दोबारा खोलने की तैयारी का काम मुकम्मल करने में 20 मिनट से भी कम वक्त लगा। मजीद बरा मैजिक किंग क्रेग मिडलैंड्स की जानिब से पहले से तैयार किए गए रिजर्व एनपीसी गार्ड्स और टाउन की प्रमोशन मुकम्मल होने के बाद काम की तलाश में आने वाले की बड़ी तादाद की बदौलत उन्होंने तेजी से इन इजाफी 1000 एनपीसी सोल्जर स्लॉट्स को भर लिया था जो सिल्वर विंग टाउन को हासिल हुए थे। क्रेग मिडलैंड्स ने खुद उन तमाम 1000 नए एनपीसी फौजियों का मुआयना किया था। सिल्वर विंग टाउन की मुसलसल तरक्की की वजह से न सिर्फ ज्यादा फौजी के ओहदे के लिए दरखास्त देने पहुंचे थे बल्कि आला मयार के ने भी दरखास्तें दी थीं। आमतौर पर जब किसी बेसिक टाउन को इंटरमीडिएट टाउन में अपग्रेड किया जाता था तो उसे इतने कम वक्त में इजाफी 1000 सोल्जर स्लॉट्स भरने में जिदोजहद करनी पड़ती थी। टाउन खुशकिस्मत होता अगर वो अपनी प्रमोशन के बाद पहले हफ्ते के दौरान तकरीबन 300 1 और 1 दर्जन 2 को भर्ती कर पाता। दरखास्त देने वाले ज्यादातर सिर्फ इलियट रैंक के होते थे। टाउन को अपने पास मौजूद 2 एनपीसी फौजियों की तादाद बढ़ाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता अपने एनपीसी फौजियों को जमा करना, उनकी परवरिश करना और उन्हें तब्दील करना पड़ता था। फिर भी क्रेग मिडलैंड्स की शोहरत की वजह से प्रमोशन मुकम्मल होते ही 3000 से ज्यादा ने सिल्वर विंग टाउन के लिए काम करने की दरखास्त दी थी। इन 301 को मिलाकर जिन्हें क्रेग मिडलैंड्स ने रिजर्व में रखा था, सिल्वर विंग टाउन को 1000 भर्ती करने में बिल्कुल वक्त नहीं लगा। भर्ती किए गए में से 100 से ज्यादा 2 थे जबकि बाकी 1 थे। आमतौर पर एक इंटरमीडिएट टाउन को 102 जमा करने के लिए तकरीबन 2 हफ्ते दरकार होते थे। मजीद 2 सिर्फ इसी सूरत में जाहिर होते और टाउन के लिए काम करने की दरखास्त देते जब उसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा होता। बहरहाल गार्ड्स डोमेन में 2 वाफिर मिकदार में नहीं थे। यहां तक कि जीरो विंग सिटी के पास भी अब तक सिर्फ 2000 से कुछ ज्यादा 2 एनपीसी फौजी थे जबकि बाकी 1 थे। ताहम अगरचे सिल्वर विंग टाउन के पास आला मयार के एनपीसी फौजियों की काफी तादाद मौजूद थी, लेकिन जीरो विंग ने उनको मुनासिब हथियारों और आलात से लैस करने के लिए 20,000 से ज्यादा गोल्ड खर्च किया था। गार्ड्स डोमेन में एनपीसी फौजी अपने सामान के साथ नहीं आते थे। खिलाड़ियों की तरह उन्हें भी मुसल्लह करना पड़ता था। ये किसी टाउन के दिफा को मजबूत बनाने में एक अहम उनसर था। यकीनन कुछ फौजी बनने के लिए दरखास्त देते वक्त अपने हथियार और आलात साथ लाते थे, लेकिन उनका सामान अमूमन कम मेयार का होता था। वो सिस्टम की तरफ से फराहम करदा मियारी हथियारों और आलात से बहुत कमजोर होते थे। फितरी तौर पर ये जो जंगी ताकत दिखाने के काबिल होंगे, इसका इन्हिसार उनके हथियारों और आलात के मेयार पर होगा। मिसाल के तौर पर ब्रोंज इक्विपमेंट वाले एनपीसी और मिस्टरसन इक्विपमेंट वाले एनपीसी की जंगी ताकत में तकरीबन 20% का फर्क होगा। अगरचे खिलाड़ियों को 20% ज्यादा न लगे, लेकिन ये के लिए बहुत ज्यादा था जिनके पास कहीं ज्यादा बेसिक एट्रीब्यूट्स थे। जब स्टोन फॉरेस्ट टाउन और जीरो विंग सिटी तामीर किए गए थे तो जीरो विंग के पास फंड्स की कमी थी। सैफ अली अपने एनपीसी फौजियों को सिर्फ दस्तयाब सस्ते तरीन ब्रोंज हथियारों और आलात से लैस कर सका था। उसने के गियर को अपग्रेड करना तभी शुरू किया था जब गिल्ड के पास फालतू रकम आ गई थी। किसी टाउन को तरक्की देने के लिए दरकार सरमायाकारी का एक बड़ा हिस्सा एनपीसी फौजियों के हथियारों और आलात पर खर्च करना पड़ता था। इसके अलावा इन हथियारों और आलात को बाकायदा मुरम्मत की जरूरत होती थी, जिस पर भी काफी रकम खर्च होती थी। यही वजूहात थीं जिनकी बना पर ज्यादातर बड़ी गिल्ड्स बहुत ज्यादा टाउन्स रखने से गुरेज करती थीं। ये बात मुख्तलिफ सुपर पावर्स के लिए भी सच थी। अगरचे सुपर पावर्स ने बहुत से टाउन्स पर कब्जा कर रखा था,
लेकिन वो उनमें से हर एक को मुकम्मल तौर पर मुसल्ला नहीं करती थी। इसके बजाय वो चंद मुंतखब टाउन्स को तरक्की देने पर तवज्जो मरकूज करती थी। ताहम एनपीसी फौजियों को बेहतर सामान से लैस करना ही वो वजह थी जिसकी बना पर बहुत सी फर्स्ट रेट गिल्ड्स के हेडक्वार्टर सपर फर्स्टेड और सपर गिल्ड्स के मुहासरों का मुकाबला करने के काबिल थे। एक टाउन जितनी देर तक तरक्की करता, इसकी हिफाजत करने वाले एनपीसी फौजी इतने ही मजबूत होते जाते। जब टॉप के आलात से पूरी तरह लैस हों तो एनपीसी फौजी आला टिर के खिलाड़ियों का भी मुकाबला कर सकते थे। खुशकिस्मती से कुछ इंतहाई ताकतवर टॉप आलात को छोड़कर एनपीसी फौजियों के ज़ेरे इस्तेमाल ज्यादातर हथियार और आलात सिस्टम से कवायंस के जरिए खरीदे जा सकते थे। खिलाड़ियों को हथियारों और आलात की फॉर्मिंग में वक्त और मेहनत लगाने की जरूरत नहीं थी। लिहाजा सैफ अली ने नए भर्ती होने वाले को मुसल्ला करने के लिए 20,000 से ज्यादा गोल्ड खर्च किया था। लेवल 50 से 100 तक के ब्रोंज इक्विपमेंट के मुकम्मल सीट की कीमत 2 गोल्ड कवायंस थी। खिलाड़ियों के आलात के मुकाबले में ये इंतहाई सस्ता था। ताहम जैसे जैसे आलात का मयार बढ़ता गया, कीमत भी बढ़ती गई। लेवल 50 से 100 के मिस्टर सिरन इक्विपमेंट की कीमत 10 गोल्ड फी सीट थी, जबकि सकट सिल्वर इक्विपमेंट की कीमत 100 गोल्ड, फाइन गोल्ड इक्विपमेंट की कीमत 600 गोल्ड, डार्क गोल्ड इक्विपमेंट की कीमत 1500 गोल्ड और एपिक इक्विपमेंट की कीमत 6000 गोल्ड फी सीट थी। किसी टाउन में कितने एनपीसी फौजी होते हैं, इस लिहाज से ये कहना मुबालगा आराई नहीं होगी कि माली लिहाज से टाउन की तरक्की एक बेतहकुनवा थी। सिल्वर विंग टाउन के लिए सैफ अली ने टर 2 को सकट सिल्वर इक्विपमेंट और टर 1 को मिस्टर सिरन इक्विपमेंट से लैस करने का फैसला किया था। अगरचे जीरो विंग ने जीरो विंग सिटी और स्टोन फॉरेस्ट टाउन के जरिए काफी फंडिंग हासिल की थी, लेकिन सैफ अली का इरादा इस रकम का ज्यादातर हिस्सा लोस्ट टाउन में लगाने का था। लोस्ट टाउन बहरहाल सिल्वर विंग टाउन से कहीं ज्यादा अहम और कीमती था। गिल्ड लीडर, हमने अपने तमाम एनपीसी फौजियों को ड्यूटियां तफवीज कर दी है। क्या अब हमें टाउन खोल देना चाहिए? आबिदा गाल ने मुस्कुराते हुए अपने सामने खड़े अच्छी तरह से लेस की कतारों को देखते हुए पूछा। सिल्वर विंग टाउन में उनकी मुसलसल सरमायाकारी की वजह से इन एनपीसी फौजियों के पास स्टोन फॉरेस्ट टाउन और जीरो विंग सिटी के फौजियों से कहीं बेहतर आलात थे। इब्तदाई 1000 एनपीसी फौजियों में से 100 से ज्यादा टर 2 ने फाइन गोल्ड इक्विपमेंट पहन रखा था, जबकि बाकी ने सकट सिल्वर इक्विपमेंट पहना हुआ था। ये दूसरी गिल्ड्स के लिए नाकाबिले तसव्वुर था। आमतौर पर दूसरी गिल्ड्स ज्यादा से ज्यादा अपने एनपीसी फौजियों को मिस्टर सिरन इक्विपमेंट से लैस करती और अपनी रकम का ज्यादातर हिस्सा टाउन का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर खर्च करती। ठीक है, दरवाजे खोल दो, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। ओ हाँ गिल्ड लीडर, क्या हमें जायरीन की तादाद महदूद करनी चाहिए? आबिदा गाल ने पूछा। अगरचे सिल्वर विंग टाउन अब कहीं ज्यादा लोगों को जगह दे सकता है, लेकिन एनपीसी ताजरों की खातिर बेहतर है कि हम एक हद मुकर्रर करें। इसे 15 लाख खिलाड़ियों पर सीट कर दो। सैफ अली ने इस मामले पर कुछ सोचने के बाद कहा। हम इतने कम लोगों को अंदर आने दे रहे हैं। आबिदा गाल कुछ उलझन का शिकार थी। अपग्रेड के बाद सिल्वर विंग टाउन ने दुगनी जगह घेर ली थी। यहां तक कि अगर वो 20 लाख खिलाड़ियों को अंदर आने की इजाजत देते, तब भी टाउन ज्यादा से ज्यादा इतना ही हुजूम वाला होता जितना वो एक बेसिक टाउन के तौर पर था। दरअसल ये पहले ही काफी ज्यादा है। सैफ अली आबिदा गाल के लालच पर हंसे बगैर न रह सका। मजीद ये कि सिल्वर विंग टाउन सिर्फ खिलाड़ियों के लिए नहीं है, हमें के लिए भी कुछ जगह छोड़नी होगी। के लिए जगह छोड़ी? सैफ अली की वजाहत सुनने के बाद आबिदा गाल की उलझन मजीद बढ़ गई। बहरहाल टाउन को अवाम के लिए खोल दो, तुम एक लम्हे में समझ जाओगी कि मेरा क्या मतलब है। सैफ अली ने टाउन के बाहर बेचैन हुजूम को देखते हुए कहा। उसने मजीद वजाहत करने की जहमत नहीं की। गार्ड्स डोमेन में अगरचे किसी गिल्ड टाउन की तरक्की के लिए खिलाड़ी अहम थे, लेकिन भी इतने ही अहम थे, मगर एक न्यूट्रल मैप में की अहमियत और भी ज्यादा थी। इसकी वजह यह थी कि किसी टाउन की पॉपुलैरिटी में इजाफा कर सकते थे। सबसे अहम बात यह है कि वो ऐसे मौके पैदा कर सकते थे जो कुछ खिलाड़ियों को रातों रात अमीर होने या फौरी तौर पर पैक एक्सपर्ट्स बनने की इजाजत देते। ताहम खिलाड़ियों ने यह बात गेम में काफी देर बाद दरियाफ्त की थी। सैफ अली को अब इस नागुज़ीर सूरत हाल की तैयारी पर तवज्जो मरकूज करनी थी। ये खास तौर पर अब सच था जब उसके पास कारवान गार्ड ऑर्डर मौजूद था। सैफ अली का हुक्म मिलने के बाद आबिदा गाल ने मजीद कुछ नहीं कहा। फौरन ही
उसने कुछ गिल्ड मेंबर्स को टाउन के दाखिली दरवाजे पर इकट्ठा किया और दरवाजे खोल दिए। जब टाउन बिलाखिर दोबारा खुला तो खिलाड़ियों का एक हुजूम सिल्वर विंग टाउन में उमड़ आया। जब इन खिलाड़ियों ने टाउन की दीवारों के अंदर मुख्तलिफ इमारतों को देखा तो वो दंग रह गए। क्या ये वाकई सिल्वर विंग टाउन है? बकवास। ये तो बहुत ही शानदार है। ये जगह एक छोटे एनपीसी शहर का मुकाबला कर सकती है। टाउन की बुलंद-ओ-बाला इमारतों को देखकर हर कोई सदमे से पुकार उठा। जल्दी करो, उधर आओ और देखो, यहां एक 5 मंजिला लोहार की दुकान है। जबरदस्त। ये किस किस्म की लोहार की दुकान है? इसे दरअसल एनपीसी मास्टर फोर्जर्स चला रहे हैं। हम यहां कस्टम ऑर्डर्स दे सकते हैं और अपने पुराने हथियारों और आलात को तोड़ सकते हैं। यहां तक कि अगर मैं कभी टीम डंजन्स पर रीड ना भी करूं तो भी अब मैं टॉप आलात हासिल कर सकता हूं। ख्वाब देखना बंद करो। क्या तुमने कस्टम मेड अशिया की कीमत नहीं देखी? तुम्हें मतलूबा मवाद भी फराहम करना होगा। ये फिर भी टॉप हथियारों और आलात तक रसाई न होने से बेहतर है। देखो, तुम लेवल 50 के डार्क गोल्ड हथियारों और आलात का ऑर्डर भी दे सकते हो। क्या तुम्हें लगता है कि मुख्तलिफ बड़ी गिल्ड्स हम जैसे आजाद खिलाड़ियों को लेवल 50 का डार्क गोल्ड इक्विपमेंट फरोख्त करेंगी? जब आजाद खिलाड़ियों ने एडवांस सिम्थी की सलाहियतों को दरियाफ्त किया तो वो जोश से पागल हो गए। इन खिदमात ने गिल्ड के काफी खिलाड़ियों को भी लिलचाया। जब सिल्वर विंग टाउन के खिलाड़ी एडवांस सिम्थी पर बहस कर रहे थे, सैफ अली ने स्टारमोन किंगडम के स्टारमोन सिटी का दौरा किया। जब वो पहुंचा तो सैफ अली ने किंगडम की एडवेंचरस एसोसिएशन के हेडक्वार्टर की तरफ अपना रास्ता बनाया। लॉर्ड प्रोटेक्टर, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? एलिक, जो कि एक एनपीसी सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर था, ने सैफ अली के करीब आते हुए एहतराम से पूछा। मैं एसोसिएशन को सिल्वर विंग टाउन तक एक तिजारती रास्ता कायम करने का काम सौंपना चाहता हूं। सैफ अली ने काले लोहे से बना एक टोकन निकालते हुए कहा। यह टोकन कोई और नहीं बल्कि कारवान गार्ड ऑर्डर था। चैप्टर 1823 तिजारती रास्ता कायम करना। तिजारती रास्ता कायम करना। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर एलिक ने सैफ अली के हाथ में सिया लोहे का टोकन देखकर हैरत का इजहार किया। फिर इसने सैफ अली को मुतनब्बे किया, मुहाफिजन आला, अगरचे आपके पास कारवान गार्ड ऑर्डर है और आप वाकई एक कस्बे तक तिजारती रास्ता कायम करने के अहल हैं, लेकिन मुझे आपको मुतनब्बे करना चाहिए कि यह इतना आसान काम नहीं है। इसमें शामिल अखराजात बेतहाशा है। मजीद बरा, चूंकि अब स्टारमोन किंगडम के दारुल हुकूमत तक तिजारती रास्ता कायम कर रहे हैं, इसलिए न सिर्फ लागत बहुत ज्यादा होगी बल्कि खतरात भी नुमाया। अगर आप इस अमल को मुकम्मल होने से पहले तर्क कर देते हैं तो ये कारवान गार्ड ऑर्डर बेकार हो जाएगा। मैं समझता हूं, ताहम मुझे सिल्वर विंग टाउन तक तिजारती रास्ता महफूज करने का पूरा यकीन है, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। वो जानता था कि तिजारती रास्ता कायम करने का क्या मतलब है। आखिरकार उसने अपनी पिछली जिंदगी में कई बार ऐसा किया था। अगर कोई गिल्ड टाउन एनपीसी ताजिरों के लिए मजीद पुरकशिश बनना और कस्बे की तरक्की की रफ्तार को बढ़ाना चाहता था तो उसके लिए तिजारती रास्तों का होना लाजिमी था। एक बार जब तिजारती रास्ते कायम हो जाते तो कस्बे को एक और फायदा हासिल होता। मुतालिका कस्बे को उन नायाब अशिया पर तरजीह हासिल हो जाती जो एनपीसी ताजिर मुंतकिल करते थे। इसके अलावा तिजारती रास्ता इस्तेमाल करने वाले एनपीसी ताजिर कस्बे को इस्तेमाल की फीस अदा करते थे। अगरचे ये मुराद बज़ाहिर ज्यादा ना लगे, लेकिन शहर बनने से पहले ये एक गैर जानिबदार कस्बे की आमदनी का बुनियादी जरिया बन जाती थी। जैसे जैसे कस्बे की मकबूलियत में इजाफा होता, मजीद एनपीसी ताजिर उसका दौरा करते। यहां तक कि तिजारती रास्तों का इस्तेमाल करने वाले आम एनपीसीज को भी इस्तेमाल की फीस अदा करनी पड़ती। तिजारती रास्ता कस्बे तक एक महफूज गुजरगाह बन जाता और इसमें आने और जाने वाले एनपीसीज की हिफाजत के लिए आला दर्जे के एनपीसीज शामिल होते। यहां तक कि लेवल 100 के खिलाड़ी भी ऐसे तिजारती रास्ते पर घात लगाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। अगरचे इस्तेमाल की फीस फी एनपीसी सिर्फ 80 कापर थी, लेकिन अगर रोजाना 1 लाख एनपीसीज तिजारती रास्ता इस्तेमाल करते तो ये तिजारती रास्ता हर रोज 800 गोल्ड पैदा करता। मजीद बरा, ये सिर्फ एक तिजारती रास्ता था। जैसे जैसे हुक्मरान गिल्ड मजीद तिजारती रास्ते कायम करता, कस्बा मजीद आमदनी पैदा करता। ताहम खिलाड़ी सिर्फ गैर जानिबदार कस्बों के लिए तिजारती रास्ते कायम कर सकते थे। ये सहूलत रियासतों और सल्तनतों में मौजूद गिल्ड टाउन्स के लिए दस्तयाब नहीं थी। नीज
ये सहूलत सिर्फ इंटरमीडिएट टाउन्स और उससे ऊपर के दर्जे के लिए दस्तयाब थी। इसके अलावा तिजारती रास्ते के जरिए गिल्ड टाउन का दौरा करने वाले एनपीसीज की तादाद का इन्हिसार इस एनपीसी शहर पर होता जिससे कस्बा जड़ा हुआ था। एनपीसी शहर जितना ज्यादा खुशहाल होता, गिल्ड टाउन में इतने ही ज्यादा एनपीसी ज़ायरीन आते। अगर खिलाड़ी दारुल हुकूमत तक तिजारती रास्ता कायम करते तो ये तकरीबन यकीनी था कि उनके गिल्ड टाउन में रोजाना 1 लाख से 2 लाख एनपीसीज आएंगे। अगर तिजारती रास्ता किसी आम एनपीसी शहर से जड़ा होता तो कस्बे को सिर्फ 20,000 से 50,000 एनपीसीज मौसूल होते। ताहम एक एनपीसी शहर जितना ज्यादा खुशहाल होता, तिजारती रास्ता कायम करना इतना ही मुश्किल होता। आमदनी के जरिए के अलावा तिजारती रास्ते खिलाड़ियों के लिए नायाब वसाइल हासिल करने का एक बेहतरीन तरीका थे। एनपीसी ताजिरों के कारवान का तमाम सामान खिलाड़ियों के लिए दस्तयाब नहीं होता था। एक माकूल हिस्सा दीगर एनपीसीज के लिए मखसूस होता था। आमतौर पर खिलाड़ियों को ये अशिया खरीदने की इजाजत नहीं होती थी, लेकिन अगर किसी गिल्ड टाउन को एनपीसी ताजिरों के सामान पर तरजीह हासिल होती तो कस्बे के मालिक को न सिर्फ खिलाड़ियों के लिए नायाब अशिया तक रसाई हासिल होती, बल्कि उन्हें एनपीसीज के लिए मखसूस करदा अशिया तक भी रसाई मिल जाती। एनपीसीज के लिए मखसूस करदा बहुत सी अशिया ऐसे मवाद पर मुश्तमिल होती थीं जिन्हें प्लेयर मार्केट के जरिए खरीदना बहुत मुश्किल था। बाज़ औक़ात एनपीसीज बड़ी मिकदार में मैजिक क्रिस्टल्स भी फरोख्त करते थे, बस उनकी कीमत मार्केट की कीमत से नुमायां तौर पर ज्यादा होती थी। इसके बावजूद ये गिल्ड्स के लिए एक कीमती मौका था। अगरचे मैजिक क्रिस्टल्स को कवाइंस में तब्दील करना आसान था, लेकिन इसका उलट मुमकिन नहीं था। खास तौर पर मैजिक क्रिस्टल्स के बड़े जखीरे के मामले में ये बात बिल्कुल सच थी। ताहम एनपीसीज खिलाड़ियों से मुख्तलिफ थे। एनपीसीज के लिए मैजिक क्रिस्टल्स हासिल करना बहुत आसान था, क्योंकि रियासतों और सल्तनतों की सरहदों के अंदर मैजिक क्रिस्टल्स पैदा करने वाली ज्यादातर कच धात की कानों पर एनपीसीज का कब्जा था। ऐसे एनपीसीज का मलना काफी आम था जो 5,000 से 10,000 मैजिक क्रिस्टल्स का जखीरा फरोख्त करते थे। दूसरी तरफ खिलाड़ियों से 5,000 से 10,000 मैजिक क्रिस्टल्स खरीदना इंतहाई मुश्किल काम था। एनपीसी ताजिर कभी कभार नायाब एडवांस्ड डिजाइन्स भी फरोख्त करते थे। अगरचे इन डिजाइन्स की कीमत भी इसी तरह ज्यादा होती थी, लेकिन उनकी नायाबी इस कीमत को काबिल कबूल बना देती थी। आखिरकार दूसरे खिलाड़ियों से एडवांस्ड डिजाइन्स खरीदना तकरीबन नामुमकिन था। अगर कोई इंतहाई खुशकिस्मत होता तो उसे ऐसे एनपीसी ताजिर भी मिल सकते थे जो फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी अशिया ऐसे खजानों तक ले जाने वाले सुराग फरोख्त करते थे। अगरचे ऐसे वाकयात इंतहाई नायाब थे, लेकिन खिलाड़ियों के जमा करदा अदादो शुमार के मुताबिक जितने ज्यादा एनपीसी ताजिर किसी गिल्ड टाउन का दौरा करते, हुक्मरान गिल्ड के लिए ऐसी अशिया और सुराग रखने वाले एनपीसी को तलाश करने के इम्कानात इतने ही ज्यादा होते। फितरी तौर पर फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी शय तक ले जाने वाला हर सुराग इंतहाई कीमती होता था। चूंकि फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी अशिया हासिल करने का इम्कान मौजूद था, इसलिए सैफ अली इस मौका को गिनवाना नहीं चाहता था। चूंकि माजी में खिलाड़ियों ने अक्सर इस बारे में बात नहीं की थी कि उन्होंने अपनी फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी अशिया कैसे हासिल की, इसलिए सैफ अली को ऐसा करने के बहुत कम तरीके मालूम थे। दरहकीकत ज्यादातर खिलाड़ी तो ये हकीकत भी जाहिर नहीं करते थे कि उनके पास कोई फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी शय मौजूद है। लिहाजा सैफ अली सिर्फ निस्बतन मशहूर फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी अशिया के बारे में जानता था। ताहम इन अशिया को हासिल करने के तरीके नाकाबिल यकीन हद तक कठिन थे, इसलिए वो गेम के इस मरहले पर उनकी तलाश नहीं कर सकता था। चूंकि आप इसमें शामिल खतरात को समझते हैं तो ये ठीक है। अगर आप सिल्वर विंग टाउन तक तिजारती रास्ता कायम करना चाहते हैं तो इस पर आपको 10,000 गोल्ड और 5,000 मैजिक क्रिस्टल्स की बुनियादी फीस अदा करनी होगी। चूंकि आपके पास एक आम कारवान गॉड ऑर्डर है, इसलिए आपको सिर्फ 100 अफराद पर मुश्तमिल टीम बनाने की इजाजत है। टीम को राकेशों को दूर भगाने के लिए रास्ते पर जादुई दायरे बनाने के लिए कम अज कम एक एडवांस्ड मैजिशियन की जरूरत होगी, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर एलिक ने वजाहत की। मुहाफिज़िन आला, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या आपको अपने सफर में साथ देने के लिए कुछ किराए के फौजियों से मुतारफ करवाने की जरूरत पेश आएगी? बिल्कुल, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। कारवान गॉड ऑर्डर तिजारती रास्ता कायम करने की खुसूसी क्वेस्ट को फाल करने का एक जरिया था। अगरचे सैफ अली इस क्वेस्ट को मुकम्मल करने के लिए खिलाड़ियों पर इन्हिसार कर सकता था, लेकिन वो एडवेंचरर्स एसोसिएशन के किराए के फौजियों की मदद भी ले सकता था। गेम के इस मरहले पर
एनपीसी किराए के फौजी बिलाशुबा खिलाड़ियों से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। लिहाजा जिन खिलाड़ियों ने गेम के इस मरहले पर कारवान गार्ड ऑर्डर हासिल किया, वो अमूमन अपनी मदद के लिए किराए के फौजियों की खिदमत हासिल करते थे। बदकिस्मती से इसकी कीमत काफी ज्यादा थी। माजी में कुछ गिल्ड्स ने पैसे बचाने की कोशिश की थी, इस यकीन के साथ कि उनके अराकीन इस काम को संभालने के लिए काफी ताकतवर होंगे। ताहम अगरचे जीरो विंग की मरकजी फोर्स बहुत ताकतवर थी, लेकिन वो जो तिजारती रास्ता कायम करना चाहता था उसके लिए ओरुक एम्पायर की सरहद अबूर करना जरूरी था। तिजारती रास्ता कायम करते वक्त सिस्टम कभी कभार मुदाखलत के लिए राकेशों को भेजता था। ये राकुशस मकामी राकेशों से 15 लेवल ऊंचे होते थे और ओरुक एम्पायर के बहुत से राकुशस लेवल 60 या इससे ऊपर के थे। इस सूरत में सल्तनत में दाखिल होने के बाद मुदाखलत करने वाले राकुशस लेवल 75 और इससे ऊपर के होंगे। ये राकुशस इस वक्त जीरो विंग की मरकजी फोर्स के अराकीन के लिए बहुत आला लेवल के थे, इसलिए वो इस क्वेस्ट के लिए मौजू नहीं थे। ठीक है, ये इन किराए के फौजियों की फहरिस्त है जो आपके साथ इस चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार हैं। मुहाफिज़ आला एलिक ने सैफ अली को एक फहरिस्त थमाते हुए कहा। तिजारती रास्ता कायम करने की क्वेस्ट बहुत खास और इंतहाई खतरनाक थी। खिलाड़ी महज अपनी मर्जी के किसी भी एनपीसी किराए के फौजी की खिदमत हासिल नहीं कर सकते थे। दस्तयाब किराए के फौजियों का इन्हिसार एडवेंचरर्स एसोसिएशन में खिलाड़ी की हैसियत पर होता था। किसी की हैसियत जितनी बुलंद होती, वो इस मुहिम के लिए इतने ही ज्यादा एनपीसी किराए के फौजियों का इंतखाब कर सकता था। जबरदस्त एडवेंचरर्स एसोसिएशन में 4 स्टार सलूक तिजारती रास्ता कायम करते वक्त वाकई एक बड़ी मदद है। फहरिस्त पढ़कर सैफ अली अपनी हैरत पर काबू ना रख सका। अपनी पिछली जिंदगी के दौरान वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 3 स्टार तो 2 एनपीसीज को भर्ती करने के काबिल हुआ था, जिसके नतीजे में इसे शेडो के गैर जानिबदार कस्बों के लिए तिजारती रास्ते कायम करने में काफी जिदोजहद करनी पड़ी थी। ताहम अब 3 स्टार तो 2 एनपीसीज का तो जिक्र ही किया, 2 स्टार तो 3 एनपीसीज ने भी उसकी क्वेस्ट में शामिल होने के लिए दरख्वास्त दी थी। इसे तस्लीम करना पड़ा कि स्प्लिट सिल एडवांस टाइटल वाकई कुछ शानदार फवाइद के साथ आया था। बगैर किसी हिचकिचाहट के सैफ अली ने 97 किराए के फौजियों की खिदमत हासिल करने के लिए 15,000 गोल्ड से ज्यादा खर्च कर दिए और अपने पास मौजूद तकरीबन हर कवाएं खर्च कर डाला। उसने जिन सबसे कमजोर किराए के फौजियों की खिदमत हासिल की वो लेवल 80 3 स्टार तो 2 एनपीसीज थे, जबकि सबसे मजबूत लेवल 83 2 स्टार तो 3 एनपीसीज थे। मजमूई तौर पर इसकी टीम में 15 तो 3 एनपीसीज शामिल थे। जरूरी तरीकाकार को संभालने और जरूरी एडवांस्ड मैजिक ईरे बनाने का तरीका सीखने के बाद सैफ अली ने लेवल 85 की अन्नम और लेवल 83 के काइट को तलब किया। 97 दीगर एनपीसीज को साथ लेकर वो सकटिसिल्वर ट्रांसपोर्ट की रेजिस पर सवार होकर शानदार अंदाज में स्टारमोन सिटी से रवाना हुआ। सकटिसिल्वर ट्रांसपोर्ट की रेजिस देखने में एक गैर मामूली मंजर पेश कर रही थी। 5 मीटर लंबे लाटनंगहॉर्न अर्थ ड्रैगन्स अपने पीछे इन गाड़ियों को खींच रहे थे। अर्थ ड्रैगन्स खुद ग्रेट लॉर्ड्स थे और शहर की सड़कों पर कारवान को चलते हुए देखना एक शानदार नजारा था। ये क्या हो रहा है? क्या शहर में किसी किस्म की तकरीब हो रही है? ऐसा नहीं है। देखो, सबसे आगे वाली ट्रांसपोर्ट गाड़ी का ड्राइवर एक खिलाड़ी है। क्या ये खिलाड़ी की तरफ से शुरू किया गया कोई इवेंट हो सकता है? इस खिलाड़ी ने जीरो विंग का गिल्ड निशान पहन रखा है। जीरो विंग कितना जबरदस्त है। ये वाकई इतनी ताकतवर गाड़ियां बना सकता है। लानत हो, कारवान में 10 से ज्यादा तो 3 एनपीसीज हैं। ये तो पागलपिन है। चैप्टर 1824 मजबूत लश्कर। लाटनंगहॉर्न अर्थ ड्रैगन्स के जरिए खींची जाने वाली 10 सकटिसिल्वर ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के स्टारमोन सिटी की सड़कों पर नमूदार होने के कुछ ही देर बाद इस मंजर ने तेजी से पूरे शहर में हंगामा बर्पा कर दिया। अशिया की तरसील से रोजी कमाने वाली एडवेंचरस टीमें उन ट्रांसपोर्ट गाड़ियों को देखकर हसद से जल भन गईं। इस वक्त गेम में ट्रांसपोर्ट गाड़ियां शायद खास तौर पर अहम ना लगें, क्योंकि खिलाड़ी आसानी से अपने बैग की जगह में अशिया महफूज कर सकते थे और दूसरे शहरों में टेलीपोर्ट कर सकते थे। ताहम जैसे जैसे खिलाड़ी आला लेवल्स तक पहुंचते, ट्रांसपोर्ट गाड़ियां तेजी से मुतल्लिका और अहम होती जाती। जैसे जैसे खिलाड़ी गेम में आगे बढ़ते, इन अशिया की तादाद में इजाफा होता जिन्हें खिलाड़ियों के बैग की जगह में महफूज नहीं किया जा सकता था।
ऐसी नानिब स्पेस अशिया इंतहाई कीमती होती थीं और उन्हें मुंतकिल करने का वाहिद तरीका ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के जरिए था। दरी असना एडवेंचरस टीमें सिर्फ घोड़ा गाड़ियां ही खरीद सकती थीं। दूसरी तरफ सकट सिल्वर ट्रांसपोर्ट गाड़ियों को ग्रेट लॉर्ड रैंक के लॉटनंगहॉरन अर्थ ड्रैगन्स खींच रहे थे। इन दोनों के दरमियान कोई मवाजना ही नहीं था। सिर्फ अर्थ ड्रैगन्स का रोब ही उन राक्षसों को डराने के लिए काफी था जिनका अमूमन मैदानों में सामना होता था। मजीद ये कि ट्रांसपोर्ट गाड़ी बजात खुद एक बड़े घर की तरह थी। कोई भी बाआसानी तसव्वुर कर सकता था कि इतनी बड़ी ट्रांसपोर्ट गाड़ी में कितनी नानिब स्पेस अशिया महफूज की जा सकती है। स्टारमोन किंगडम के नंबर 1 गिल्ड से यही तवक्को थी। मुझे हैरत है कि हमारी एडवेंचरस टीम कब इस तरह की ट्रांसपोर्ट गाड़ी हासिल कर सकेगी। बिल्कुल सही। अगर हमारे पास ऐसी ट्रांसपोर्ट गाड़ी हो तो हम फी डिलीवरी ट्रिप 10 गोल्ड से ज्यादा कमा सकते। सड़कों के किनारे खड़ी एडवांस ट्रांसपोर्ट गाड़ियों पर बैठे एडवेंचरस टीम के अराकीन ने लॉटनंगहॉरन अर्थ ड्रैगन्स पर ललचाई हुई नजरें डाली। फी अलहाल डिलीवरी के कारोबार में नानिब स्पेस शे की नकलो हमल की कम अज कम कीमत 1 सिल्वर कवाएं थी। तयशुदा फासले के लिहाज से कीमत में इजाफा होता था। दरी असना एडवेंचरस टीम के अराकीन ने अंदाजा लगाया कि सकट सिल्वर ट्रांसपोर्ट गाड़ी 100 से ज्यादा नानिब स्पेस अशिया ले जा सकती है। ये मफरूजा इसलिए था क्योंकि उनके पास मौजूद एडवांस ट्रांसपोर्ट गाड़ियां सिर्फ एक आम घोड़ा गाड़ी के साइज की थीं, लेकिन वो पहले ही ज्यादा से ज्यादा 60 नानिब स्पेस अशिया ले जा सकती थी। वो इसे जिस जाविये से भी देखते, घर के साइज की ट्रांसपोर्ट गाड़ियां कम अज कम 100 नानिब स्पेस अशिया ले जाने की सलाहियत रखती होंगी। सिर्फ सैफ अली जानता था कि सकट सिल्वर ट्रांसपोर्ट गाड़ी की कदर दरअसल सकट सिल्वर स्पीड बूट से जरा भी कम नहीं थी। सकट सिल्वर ट्रांसपोर्ट गाड़ी 350 नानिब स्पेस अशिया और 30,000 बैग स्पेस अशिया ले जा सकती थी। इस बार उसे उधार दी गई 10 ट्रांसपोर्ट गाड़ियां खास जादुई दायरे बनाने के लिए दरकार मवाद को मुंतकिल करने के लिए थी। इनमें से हर एक मवाद एक नानिब स्पेस सलाट घेरता था। मजीद बरा रफ्तार के लिहाज से लॉटनंगहॉरन अर्थ ड्रैगन्स डार्क गोल्ड माउनेट्स से भी बरतर थे। जबकि सड़कों पर मौजूद खिलाड़ी सकट सिल्वर ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के बारे में बात कर रहे थे, लॉटनंगहॉरन अर्थ ड्रैगन्स को शहर के मरकजी दरवाजे की तरफ सरपट दौड़ते हुए सबकी नजरों से ओझल होने में सिर्फ चंद सेकंड लगे। अगरचे बड़े गिल्ड्स के कुछ अराकीन ने सैफ अली का पीछा करने और उसके इक़दामात की छानबीन करने की कोशिश की, लेकिन उनके मिस्टर सिरन माउनेट सिर्फ अर्थ ड्रैगन्स की धूल ही फाँक सकते थे जब वो सकट सिल्वर ट्रांसपोर्ट गाड़ियों को नजरों से ओझल होते देख रहे थे। यकीनन सकट सिल्वर ट्रांसपोर्ट गाड़ियां वाकई बहुत तेज हैं। अगर जीरो विंग एक हासिल कर ले तो जमीन पर डायमंड वुड और 7 ल्यूमेनरेज क्रिस्टल्स की नकलो हमल बहुत आसान हो जाएगी। तेजी से गुजरते हुए मनाजिर को देखकर सैफ अली हैरान हुए बगैर न रह सका। अगर किसी ट्रांसपोर्ट गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज हो तो उसे लूटना भी एक बहुत मुश्किल काम बन जाएगा। ताहम इसकी पिछली जिंदगी के दौरान फर्स्ट रेट गिल्ड्स बहुत खुशकिस्मत होते अगर वो ब्रॉन्ज ट्रांसपोर्ट गाड़ियां भी हासिल कर पाते। सकट सिल्वर ट्रांसपोर्ट गाड़ियों की तो बात ही छोड़ दें। तकरीबन आधे घंटे के सफर के बाद सैफ अली एक चौराहे पर पहुंचा। फिर इसने कारवान को रोका और तमाम एनपीसीज को पहरे पर खड़ा कर दिया। डार्क गोल्ड माउंट पर स्टारमोन सिटी से सिल्वर विंग टाउन का सफर करने वाला कोई शख्स 5 अच्छे दिन मुसलसल सफर करने के बाद भी सफर मुकम्मल नहीं कर पाएगा। मजीद ये कि सफर के दौरान कई आला सतही इलाकों को उबूर करना पड़ेगा। खुशकिस्मती से वो सिर्फ एक तिजारती रास्ता कायम कर रहा था, इसलिए इसे इसकी पूरी लंबाई का सफर करने की जरूरत नहीं थी। इसे बस कुछ ऐसे तिजारती रास्तों को जोड़ना था जो पहले आपस में जुड़े हुए नहीं थे। ऐसा करने से वो चंद आला सतही इलाकों को नजरअंदाज करने और सिल्वर विंग टाउन तक एक ऐसा तिजारती रास्ता बनाने के काबिल हो जाएगा जहां लेवल 80 से ज्यादा के राक्षसों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर ये काम किसी पहली बार करने वाले पर छोड़ दिया जाता तो स्टारमोन किंगडम के मौजूदा तिजारती रास्तों से नावाकिफियत की वजह से कई दिनों की तहकीक के बगैर ऐसा महफूज रास्ता बनाना नामुमकिन होता। ताहम सैफ अली रियासत के अंदर मौजूद तिजारती रास्तों को अपनी हथेली की तरह जानता था। आखिरकार जब वो शेडो के गिल्ड लीडर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहा था तो शेडो की मलकियत वाले ज्यादातर तिजारती रास्ते कायम करने का जिम्मेदार वही था। लिहाजा वो बखूबी जानता था कि कौन से मौजूदा तिजारती रास्ते इसे स्टारमोन सिटी से ओरुक एम्पायर की सरहदों तक महफूज और तेजी से पहुंचा देंगे। सैफ अली ने चौराहे के बीच में एक जादुई दायरा बनाने में तकरीबन 10 मिनट सिर्फ किए।
जब इसने जादुई दायरे को फाल किया तो जादुई दायरे से एक नीली लहर फैली और 30,000 गज के दायरे को घेरने के बाद ही रुकी। चौराहे के करीब मौजूद राकेशों ने फौरन इससे दूरी इख्तियार करना शुरू कर दी। कुछ ही देर बाद इस रास्ते जिस पर वो खड़ा था और करीबी तिजारती रास्ते के दरमियान एक महफूज गुजरगाह कायम हो गई। ये काम मुकम्मल करने के बाद उसने अपने कारवान की करीबी एनपीसी कस्बे की तरफ रहनुमाई की। फिर इसने वहां मौजूद टेलीपोर्टेशन ईरे का इस्तेमाल करते हुए एक और एनपीसी कस्बे का सफर किया और दीगर आजाद तिजारती रास्तों को जोड़ने का सिलसिला जारी रखा। अपने पूरे सफर के दौरान उसने पूरी स्टारमोन किंगडम में काफी हंगामा बर्पा किया। रियासत के अंदर मौजूद मुख्तलिफ बड़ी ताकतें सैफ अली के इक़दामात पर बेचैन और उलझन का शिकार हो गईं और ये समझने से कासिर रहीं कि जीरो विंग किया करने की कोशिश कर रहा। तकरीबन एक दिन की भाग दौड़ के बाद सैफ अली ने कामयाबी के साथ एक नया तिजारती रास्ता बना लिया जो स्टारमोन सिटी और स्टारमोन किंगडम और ओरुक एम्पायर के दरमियान की सरहद को जोड़ता था। बकिया तिजारती रास्ते के लिए ओरुक एम्पायर के अंदर मौजूदा तिजारती रास्तों की अदम मौजूदगी की वजह से सैफ अली के पास खुद एक बिल्कुल नया रास्ता बनाने के सिवा कोई चारा नहीं था। जब ओरुक एम्पायर के बैरूनी इलाके में ग्राइंडिंग और कविसिटिंग करने वाले मुख्तलिफ गिल्ड्स के खिलाड़ियों ने सकर्ट सिल्वर ट्रांसपोर्ट गाड़ियों को करीब आते देखा तो वो बेइख्तियार सदमे से मुंह खोले रह गए। ट्रांसपोर्ट गाड़ियों को खींचने वाले लाटनंगहोरंड अर्थ ड्रीगन्स के मुकाबले में गाड़ियों को रोकने की कोशिश करने वाले लेवल 60 के और किस महज एक मजाक थे। अर्थ ड्रीगन्स ने अपने रास्ते में खड़े हर ओरुक को एक ही टुकर से हुआ में उड़ा दिया। आखिर में लाटनंगहोरंड अर्थ ड्रीगन्स को कई हजार और किस की नाकाबंदी तोड़ने में सिर्फ एक लम्हा लगा। फिर सड़क के एक खाली हिस्से पर पहुंचने के बाद गाड़ियों का काफिला अचानक रुक गया। अगले ही लम्हे लेवल 70 से ऊपर के ऑर्किस और राकुशस कहीं से नमूदार हुए और इस लिबादा ओढ़े शख्स पर हमला कर दिया जो अभी सबसे आगे वाली गाड़ी से उतरा था। इस शख्स ने 6 परों वाला निशान पहन रखा था। जैसे ही ऑर्किस और राकुशस इस शख्स के करीब पहुंचे एनपीसीज के गिरोह दूसरी गाड़ियों से उतरे और दिफाई पोजीशन संभाल ली। ये तमाम एनपीसीज लेवल 80 और उससे ऊपर के थे और उनमें से सबसे कमजोर भी ट्रदो का था। कई हजार राकेशों की फौज का सामना करने के बावजूद ये एनपीसीज लिबादा ओढ़े शख्स का दिफा करते हुए साबित कदम रहे। दरीं असना फ्रंट लाइंस पर लड़ने वाले दर्जन भर 3 एनपीसीज ने लॉर्ड रैंक के ऑर्किस और राकेशों के ग्रोहों को एक आम से हमले से उड़ा दिया। इन एनपीसीज में एक सुनहरे बालों वाली हसीना भी थी जिसने एक ग्रेट लॉर्ड रैंक के गोल्डन जाइंट को तलब किया जिसने कारवान पर हमले की क़ियादत करने वाले ग्रेट लॉर्ड रैंक के ओरुक को मुकम्मल तौर पर दबा दिया। दरीं असना सुनहरे बालों वाली हसीना की तरफ से कास्ट किया गया हर जारहाना स्पेल ग्रेट लॉर्ड रैंक के ओरुक के मुंह से दर्द की चीख निकाल देता जिसकी एचपी तेजी से कम हो रही थी। कई हजार ऑर्किस और राकेशों की फौज इस 100 रुकनी टीम के सामने बिल्कुल बेबस थी। राकुशस एनपीसीज के हाथों मरने से पहले सैफ अली के 30 गज के दायरे में भी नहीं आ सकते थे। इस खौफनाक मंजर ने करीब ही तमाशा देखने वाले गिल्ड के खिलाड़ियों को खौफ से लर्जा दिया। दरीं असना तमाशा देखने वाले गिल्ड्स में ब्लैक वाटर गिल्ड भी शामिल था जिससे सैफ अली बहुत वाकिफ था। इस वक्त वहां ब्लैक वाटर की 1000 रुकनी टीम मौजूद थी जिसकी क़ियादत सुनगोलर बीवरेल कर रहा था। ताहम इस लम्हे सुनगोलर बीवरेल के गिर्द अब कोई जालिमाना रोब नहीं था। मुसलसल शिकस्तों का सामना करने के बाद वो अपनी तमाम कारपोरेट पुश्तपनाही खो चुका था जिसने इसे ब्लैक वाटर गिल्ड में इंतहाई अजीब और गरीब पोजीशन में ला खड़ा किया था। अब वो ब्लैक वाटर में महज एक गैर नुमाया एल्डर था। मजीद बरा वो इस वक्त सिर्फ लेवल 53 का था। वो हेवेंस बीवरेल के कादिन मुतलक गिल्ड लीडर जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो शख्स कौन है? वो इतने सारे एनपीसीज को कैसे कंट्रोल कर पा रहा है? एक मिनट रुको, क्या वो खातून एनपीसी ब्लैक फुलियम के पर्सनल गार्ड्स में से एक नहीं है? वो वही है, वो अन्नम है। लानत हो, क्या इसका मतलब ये नहीं कि वो खिलाड़ी ब्लैक फुलियम है? ये अच्छा नहीं हुआ। ब्लैक फुलियम इधर देख रहा है। इस लम्हे जब ब्लैक वाटर के अराकीन ने सैफ अली की तरफ देखा तो उनके दिलों में खौफ भर गया क्योंकि वो सब बखूबी वाकिफ थे कि वो अपने इर्द गिर्द मौजूद एनपीसीज को उनकी जानें लेने का हुक्म दे सकता है। दरीं असना वो इसके बारे में कुछ भी करने से बिल्कुल कासिर होंगे। चैप्टर 1825 एक की कामयाबी हजारों की कुर्बानियों पर उस्तवार होती है। जैसे ही एनपीसी लश्कर ने करीब आती हुई ओरुक और राकेशों की फौज को पीछे धकेला,
सड़क के दोनों जानिब तेजी से लाशों की एक दीवार बन गई। ये एनपीसीज कितने मजबूत हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एनपीसी टीम किसी आम गिल्ड टाउन पर भी छापा मार सकती है। मैं जानता हूं, है ना? जरा उन 3 एनपीसीज को तो देखो। वो लेवल 70 से ऊपर के ग्रेट लॉर्ड्स को एक ही वार से उड़ा रहे हैं। उनकी इनफरादी जंगी ताकत मुमकिना तौर पर उसी रैंक के ग्रैंड लॉर्ड्स से भी ज्यादा है। यहां तक कि अगर ये 3 एनपीसीज गिल्ड टाउन पर छापा मारने के लिए काफी नहीं है, तब भी वो हम में से हर एक को मारने के लिए काफी से ज्यादा है। स्टारमोन किंगडम के नंबर 1 माहिर से यही तवक्को थी। इतने सारे ताकतवर एनपीसीज को कंट्रोल करने की सलाहियत के साथ ब्लैक फुलियम दसियों हजार खिलाड़ियों की फौजों को आसानी से नीस्त व नाबूद कर सकता है। इसमें कोई हैरत की बात नहीं कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स जीरो विंग के सामने बेबस क्यों है। मुख्तलिफ तमाशा देखने वाले गिल्ड्स और एडवेंचरस टीमों ने एनपीसीज और राकेशों के दरमियान लड़ाई देखकर खौफ से थोक निकला। टिर 2 एनपीसीज इसी लेवल के टिर 2 खिलाड़ियों से कहीं ज्यादा मजबूत थे। सिर्फ एपिक इक्विपमेंट के कई टुकड़े रखने वाले चोटी के माहिरीन ही मुमकिना तौर पर किसी आम टिर 2 एनपीसी का मुकाबला कर सकते थे। अगर टिर 2 के खिलाड़ियों ने 20 लेवल से ज्यादा ऊंचे टिर 2 एनपीसी का सामना करने की कोशिश की, तो वो सिर्फ अपनी मौत का इंतजार कर सकते थे। जहां तक टिर 3 एनपीसीज का ताल्लुक है, उन्हें टिर 2 के खिलाड़ियों को खत्म करने के लिए सिर्फ चंद चालों की जरूरत होगी। अगर हदफ बनाए गए टिर 2 खिलाड़ियों में दिफाई सलाहियतों की कमी हुई, तो वो एक ही वार के बाद मर सकते हैं। अगर इन एनपीसीज ने अपनी तलवारें उन जैसे टिर 1 खिलाड़ियों की तरफ मोड़ दें, तो एक ही हमला उनमें से कई को फौरी तौर पर मारने के लिए काफी से ज्यादा होगा। ब्लैक वाटर के अराकीन का काम शायद तमाम हो चुका है। बिल्कुल सही। ब्लैक वाटर ओरुक एम्पायर में जीरो विंग के साथ बहुत ज्यादा लड़ाइयां मोल लेता रहा है। अब जबकि ब्लैक फुलियम को ब्लैक वाटर के कुछ अराकीन मिल गए हैं, तो वो उनका कत्ल आम करेगा। मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स के अराकीन मकामी और किससे लड़ते हुए ब्लैक वाटर के अराकीन को तरस खाकर देखने के सिवा कुछ ना कर सके। आजकल ब्लैक वाटर और जीरो विंग के अराकीन जब भी मैदानों में एक दूसरे के सामने आते तो लड़ पड़ते थे। अगरचे ब्लैक वाटर के इस वक्त 1000 से ज्यादा अराकीन मौजूद थे, लेकिन सौरुड किंग के सामने ये ग्रुप एक मजाक था। मजीद बड़ा, ब्लैक फुलियम के साथ लेवल 80 से ऊपर के एनपीसीज की एक टीम थी। उसने ब्लैक वाटर के अराकीन के यहां से जिंदा बच निकलने के इम्कानात को मजीद कम कर दिया। ब्लैक फुलियम यहां क्यों है? हम मारे गए, हम मारे गए। सैफ अली को देखते ही ब्लैक वाटर के अराकीन के चेहरों पर खौफ छा गया। उन्होंने इस शख्स की ताकत का खुद तजुर्बा किया था, इसलिए वो जानते थे कि वो कितना ताकतवर है। ब्लैक फुलियम वाकई नाकाबिले तस्खीर था। वो दसियों हजार की फौज में घिरे होने के बावजूद आसानी से किसी मखसूस खिलाड़ी को चुनकर मार सकता था। अगरचे उनकी टीम में इस वक्त 1000 से ज्यादा अच्छी तरह से लैस इलियट और माहिर खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन ब्लैक फुलियम अकेले ही उन सब को नीस्त और नाबूद कर सकता था। उनके पास वाहिद ऑप्शन भागना था। अगर दूसरे उनके ख्यालात सुन लेते, तो वो हंसी का निशाना बन जाते। अगर 1000 इलियट खिलाड़ी बैक वक्त एक ही माहिर पर हमला करें, तो जंग खत्म करने के लिए एक ही चाल काफी होनी चाहिए। यहां तक कि एक चोटी का माहिर भी 1000 रुकनी दुश्मन की इलियट टीम से बचने की कोशिश करेगा। एक तन्हा खिलाड़ी इलियट खिलाड़ियों की फौज को कैसे शिकस्त दे सकता है? ताहम वो बहुत अच्छी तरह जानते थे कि ऐसी सूरत हाल का इम्कान बहुत ज्यादा है। ब्लैक फुलियम के पास न सिर्फ बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले मुतअद्दिद स्पील्स थे, बल्कि इसकी मूवमेंट स्पीड भी नाकाबिल यकीन थी। इसके पास मते राकेशों का मुकाबला करने के लिए काफी ताकत भी थी। इसके अलावा वो ताकतवर राकेशों को तलब करने की सलाहियत भी रखता था। ब्लैक फुलियम को वन मैन आर्मी कहना कोई मुबालगा नहीं था। लानत हो, वो यहाँ क्यों है? सैफ अली के लिबादा ओढ़े वजूद को देखकर सुनगोलर बीवरेल का रंग पीला पड़ गया। अब सैफ अली को देखकर सुनगोलर बीवरेल इतना पुरएतिमाद नहीं रहा था जितना वो माजी में हुआ करता था। इसके दिल में सैफ अली से लड़ने का कोई ख्याल नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि ऐसा करना तवानाई का जिया होगा। दर हकीकत ये सिर्फ तेज तर मौत का बाइस बनेगा। सुनगोलर बीवरेल ये समझने से कासिर था कि सैफ अली इस जैसी पसमानदा जगह पर क्यों आया था। वो इस वक्त ओरुक एम्पायर के बैरूनी इलाके में थे। सैफ अली के मेयार के माहिर के लिए सिर्फ सल्तनत के मरकज में ग्राइंडिंग या कविसिटिंग करना ही इसके वक्त के काबिल होगा।
उसने ब्लैक वाटर में अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने के लिए जिदोजहद की थी। गिल्ड में अपना मकाम बुलंद करने की उम्मीद में वो हेवेंस बीवरेल के उन अराकीन को ऊपर लाने की पूरी कोशिश कर रहा था जिन्होंने ब्लैक वाटर में शामिल होने के लिए इसकी पैरवी की थी। लेकिन इससे पहले कि इसकी कोशिशें रंग लाते, इसका सामना सैफ अली से हो गया। कमांडर, हमें क्या करना चाहिए? डेब्रेक फोग ने भी सैफ अली को देखकर एक संजीदा तासुर जाहिर किया। हेवेंस बीवरेल के टूटने और फुलियम बिल्ड के मफलूज होने के बाद हेवेंस बीवरेल की मरकजी फोर्स के आधे से ज्यादा अराकीन ने अलग रास्ते चुन लिए थे। इसकी वजह से ब्लैक वाटर में इनकी पोजीशन गिर गई थी। इनकी 1000 रुकनी टीम में से सिर्फ 100 के करीब ही माहिरीन थे। अगरचे दीगर 1000 रुकनी एलियट टीमों के मुकाबले में ये तादाद ज्यादा हो सकती है, लेकिन ये सैफ अली से निपटने के लिए किसी भी तरह काफी नहीं थी। सैफ अली के लिए उनके माहिरीन टीम के एलियट खिलाड़ियों से मुख्तलिफ नहीं थे। सौरजमीन इन सब को एक ही वार से मार सकता था। हमारे पास कोई और चारा नहीं है। सबको आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने को कहो। हम एक और नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। मरकजी फोर्स को इस जगह से दूर भेजने के लिए 3 ग्रुप इंस्टेंटेनियस टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाओ। बाकी सबको फैलकर भागना चाहिए। ब्लैक फुलियम से बिल्कुल नहीं लड़ना, सुनगोलर बीवरेल ने दांत पीसते हुए कहा। 3 ग्रुप इंस्टेंटेनियस टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल इंतहाई कीमती था, एक ऐसी शय जो उसने एक मुश्किल टीम क्वेस्ट मुकम्मल करने के बाद हासिल की थी। ये इसकी टीम को बचाने के लिए इसके पास मौजूद वाहिद जिंदगी बचाने वाला आला भी था। ताहम टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 100 खिलाड़ियों को टेलीपोर्ट कर सकता था। वो अपनी पूरी टीम को मुंतकिल नहीं कर सकता था। मैं समझ गई, डेब्रेक फोग ने सर हिलाया। फिर उसने अपने बैग से एक चांदी का मैजिक स्क्रॉल निकाला और सैफ अली की हर हरकत पर नजर रखी। अगर वो जरा सी भी तब्दीली महसूस करती तो वो फौरन स्क्रॉल को फाल कर देती। ताहम सैफ अली, जो सबसे आगे वाली ट्रांसपोर्ट गाड़ी पर बैठा था, ने बिलाखिर एक क्रिस्टल के टुकड़े पर एक बेदखली का जादुई दायरा बनाने का काम मुकम्मल कर लिया था। फिर उसने क्रिस्टल को अपने सामने जमीन पर फेंका और एक मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। बहुत जल्द क्रिस्टल जमीन में जम हो गया। फिर सैफ अली के कदमों के नीचे एक कदरे नामुकम्मल जादुई दायरा बन गया। ये देखकर सैफ अली ने दायरे को मुकम्मल करने के लिए कई हल्के नीले रंग के क्रिस्टल निकाले। एक बार मुकम्मल होने के बाद दायरे से रोशनी की एक नीली लहर निकली, जैसे किसी चीज ने उन्हें डरा दिया हो। लेवल 70 से ऊपर के ऑर्किस और राकुशस, जो एनपीसीज से लड़ने में मसरूफ थे, कारवान से भाग गए। यहां तक कि कारवान से कई 100 गज दूर मौजूद ऑर्किस और राकुशस भी पीछे हटने लगे। करीब ही तमाशा देखने वाला हुजूम खुले मुंह के साथ घूरता रह गया। उसने अभी क्या किया? कई हजार ऑर्किस और राकुशस, जिन्होंने पहले सड़क पर कब्जा कर रखा था, 500 गज से ज्यादा पीछे हट चुके थे और खौफ से सड़क को देख रहे थे। जहां तक नजर जाती थी, हर राकुशस ने ऐसा ही किया। किसी एक ने भी सड़क के करीब जाने की हिम्मत नहीं की। एक बार जब सैफ अली ने अपना काम खत्म कर लिया तो उसने बचा हुआ मवाद इकट्ठा किया। जब वो ट्रांसपोर्ट गाड़ी की तरफ लूटा तो उसने देखा कि 1000 रुकनी लश्कर उसकी पोजीशन से पीछे हिट रहा है। सुनगोलर बीवरेल। सैफ अली ने तेजी से इस 1000 रुकनी लश्कर के दरमियान सुनगोलर बीवरेल को पहचान लिया। ताहम उसका पुराना दुश्मन उसे एहतियात से देख रहा था। ये देखकर सैफ अली अंदर ही अंदर आहें भरे बगैर न रह सका। इस वक्त सुनगोलर बीवरेल ने लेवल 50 के सकट सिल्वर और फाइनोल्ड इक्विपमेंट का मरकब पहन रखा था। इस शख्स के लॉन्ग बो के अलावा सैफ अली आसानी से इसकी दूसरी अशिया का रैंक पहचान सकता था। अब उसे देखकर यह यकीन करना मुश्किल था कि सुनगोलर बीवरेल कभी स्टारमोन किंगडम में एक कादिर मुतलक गिल्ड का गिल्ड लीडर हुआ करता था। यह गार्ड्स डोमेन की जालिमाना हकीकत थी। गार्ड्स डोमेन में एक की कामयाबी हजारों की कुर्बानियों पर उस्तवार होती थी। सुनगोलर बीवरेल पर एक नजर डालने के बाद सैफ अली वापस अपनी ट्रांसपोर्ट गाड़ी पर चढ़ गया और काफिले को सड़क पर आगे बढ़ने दिया। अगर उसने तिजारती रास्ता जल्दी मुकम्मल न किया तो सल्तनत के अंदर उसने जो बेदखली के जादुई दायरे पहले ही कायम किए थे वो गायब होना शुरू हो जाएंगे। ये वो वक्त की हद थी जो खिलाड़ियों को बर्दाश्त करनी पड़ती थी। सिस्टम खिलाड़ियों को तिजारती रास्ता कायम करते वक्त अपनी मर्जी का वक्त लेने की इजाजत नहीं देता था। जहां तक सुनगोलर बीवरेल और दूसरों को मारने की बात है, इसे ऐसे काम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मजीद बरा
सुनगोलर बीवरेल की मौजूदा हालत के साथ वो इस शख्स को कोई खतरा नहीं समझता था। ये जानने के बाद कि सैफ अली बगैर लड़े जा रहा है, ब्लैक वाटर के अराकीन ने सुकून का गहरा सांस लिया। कमांडर, ब्लैक फुलियम चला गया। डेब्रेक फोग खुशी से चलाए बगैर न रह सकी जब उसने सैफ अली को अपनी ट्रांसपोर्ट गाड़ी दूर ले जाते देखा। जब सैफ अली उन्हें देखने के लिए मुड़ा था तो उसने घबराहट में तकरीबन वो कीमती ग्रुप इंस्टेंटेनियस टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल इस्तेमाल कर ही लिया था। हाँ, वो चला गया। सुनगोलर बीवरेल ने सैफ अली को जाते हुए देखते हुए गुस्से और उदासी का मिला जला तासुर पहना। उसने सैफ अली की आंखों में तरस की झलक देखी थी। इस दरियाफ्त ने इसे एक बेमिसाल जहनी धचका पहुंचाया था। क्या वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अब मैं उसका सामना करने के भी काबिल नहीं रहा? चैप्टर 1826 गुलकन की आह। सैफ अली के जाने के बाद मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स के तमाम अराकीन वाज़े तौर पर पुरसुकून हो गए। ब्लैक फुलियम जा रहा है, बस ऐसे ही? क्या इसका ब्लैक वाटर के अराकीन से निमटने का कोई इरादा नहीं है? मेरा अंदाजा है कि ब्लैक फुलियम उनसे निमटना अपनी शान के खिलाफ समझता है। मैंने प्राइमवर्डेल डिवाइन रॉन में होने वाली लड़ाइयां देखी है। ब्लैक फुलियम ने अकेले ही एक मतेकराकुशस का मुकाबला किया था। फिर इसने ब्लैक वाटर की फौज और ईवल बेस्ट की फौज दोनों को दम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया था। एक मामूली सी 1000 रुकनी इलियट टीम शायद इसकी मेहनत के काबिल नहीं है। ब्लैक फुलियम बहुत ताकतवर है। इसकी महज मौजूदगी ही मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स को खौफ से पीछे हटने पर मजबूर करने के लिए काफी थी। इसमें कोई हैरत की बात नहीं कि ब्लैक फुलियम को स्टारमोन किंगडम का नंबर 1 माहिर क्यों तस्लीम किया जाता है। वो इन मशहूर चोटी के माहिरीन से कहीं ज्यादा मजबूत है। थोड़े फासले से देखने वाली एडवेंचरस टीमें इस वक्त हैरान रह गईं जब उन्होंने मुख्तलिफ गिल्ड के खिलाड़ियों को देखा जो रवाना होने वाले काफिले को एहतियात से देख रहे थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक ही खिलाड़ी की मौजूदगी इतने सारे गिल्ड के खिलाड़ियों को रोकने के लिए काफी होगी। इन सब ने ब्लैक फुलियम के बारे में बहुत सी अफवाहें सुन रखी थीं, लेकिन उन्होंने फर्ज किया था कि ये अफवाहें महज मजाक और बेबुनियाद दावे हैं। ताहम उन्होंने महज इन अफवाहों को मजाक और बेबुनियाद दावे ही समझा था। ताहम आज इस शख्स को हकीकत में देखने के बाद वो बिलाखिर समझ गए कि अफवाहें दरअसल सच थीं। दरहकीकत ब्लैक फुलियम उन अफवाहों से भी ज्यादा खौफनाक था जितना इसे पेश किया जाता था। इस दरियाफ्त की वजह से इनमें से बहुत से आजाद खिलाड़ी जिन्हें किसी भी गिल्ड में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, दोबारा सोचने लगे। इन सब ने जीरो विंग में शामिल होने पर गौर किया, खास तौर पर सौरजमीन खिलाड़ियों ने। सौरजमीन खिलाड़ियों के लिए ये बात खास तौर पर सच थी। सैफ अली के इल्म में लाए बगैर ब्लैक वाटर के अराकीन को बख्श देने के इसके आम से अक़दाम ने ओरुक एम्पायर में बहुत से आज़ाद खिलाड़ियों को इसके गिल्ड में शामिल होने के बारे में अपने मौक़िफ़ पर नज़रसानी करने पर मजबूर कर दिया था। इसी वक्त ओरुक एम्पायर में सैफ अली के नमूदार होने की खबर सल्तनत में छुपे मुख्तलिफ डार्क प्लेयर्स तक पहुंच चुकी थी। कमांडर, हमने ब्लैक फुलियम को ढूंढ लिया है। कहा? वो ओरुक एम्पायर की सरहद के करीब है। ताहम इसके साथ काफी तादाद में एनपीसीज भी जा रहे हैं। उसे खत्म करना आसान नहीं होगा। फी अलहाल इसका पीछा करो। मैं अपने अराकीन को इकट्ठा करूंगा और जल्द अज जल्द वहां पहुंचूंगा। अगर हमारी विंड्स एरो एडवेंचरस टीम एक बार ब्लैक फुलियम को मार देती है तो हम डार्क सिविल में शामिल होने के अहल हो जाएंगे। हम इस मौका को गंवा नहीं सकते, इसलिए इस पर कड़ी नजर रखो। समझ गया? ओरुक एम्पायर के अंदर काम करने वाली मुख्तलिफ डार्क एडवेंचरस टीमों ने सैफ अली की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। कुछ अरसा कबल डार्क नाइट एम्पायर के डार्क सिविल ने जीरो विंग पर इनाम रखा था। जीरो विंग के हर आला ओहदेदार को मारने पर कोई भी एक डार्क म्यूटेशन स्लॉट कमा सकता था। अगर कोई जीरो विंग के गिल्ड लीडर को मारने में कामयाब हो जाता, कतनजर उसके कि किसी फर्द या पूरी टीम ने यह काम मुकम्मल किया हो, दोनों को डार्क सिविल में शामिल होने के लिए खुश आमदीद कहा जाएगा। अफराद को डार्क सिविल में एक नई एडवेंचरस टीम की कमान दी जाएगी। अंधेरे में काम करने वाले खिलाड़ियों के लिए डार्क सिविल की साख एक सपर गिल्ड के बराबर थी। डार्क अलायंस में शामिल होना और उसकी कमांडर सतह की शख्सियात में से एक बनना किसी सपर गिल्ड में वाइस गिल्ड लीडर बनने से मुख्तलिफ नहीं था। ऐसी पेशकश पुरकशिश क्यों नहीं होगी? मुख्तलिफ डार्क एडवेंचरस टीमों और कई डार्क गिल्ड्स ने जोशो खरूश से ब्लैक फुलियम की तलाश शुरू कर दी। अगरचे ब्लैक फुलियम बहुत ताकतवर था, लेकिन भारी तादाद के सामने बड़े बड़े सूरमा भी गिर जाते थे।
गार्ड्स डोमेन में खिलाड़ियों को मारने के कई खास तरीके भी मौजूद थे। डार्क सिविल ने ब्लैक फुलियम को महज खाम ताकत से शिकस्त देने की कोई शर्त नहीं रखी थी। लाटनंगहॉरन अर्थ ड्रैगन्स ओरुक एम्पायर की बजरी वाली सड़कों पर तेजी से दौड़े। जैसे जैसे सैफ अली ओरुक एम्पायर की गहराई में गया, उसकी पेश कदमी में रुकावट डालने के लिए मजबूत राकुशस और ऑर्किस नमूदार हुए। इब्तदाई तौर पर ज्यादातर राकुशस सिर्फ चीफ टीन्स थे, लेकिन अब लॉर्ड्स ने इसके कारवान को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। अगर लाटनंगहॉरन अर्थ ड्रैगन्स लेवल 80 के ग्रेट लॉर्ड्स न होते तो उनके रास्ते में आने वाले राकेशों ने कारवान को बहुत पहले ही रोक लिया होता। यकीनन तारीख कुव्वतों के ज़ेरे तसल्लुत जमीन पर तिजारती रास्ता कायम करना वाकई मुश्किल है। सैफ अली ने एक के बाद एक लॉर्ड रैंक के ओरुक को टकरा कर दूर गिरते देखकर अंदर ही अंदर खुशी मनाई। खुशकिस्मती से वो स्टारमोन किंगडम में तिजारती रास्ता कायम करने वाला पहला खिलाड़ी था और इसे लाटनंगहॉरन अर्थ ड्रैगन्स इस्तेमाल करने का एजाज हासिल था। आमतौर पर तिजारती रास्ता कायम करते वक्त खिलाड़ियों को सिर्फ मिस्रसरन ट्रांसपोर्ट गाड़ियों तक रसाई हासिल होती थी, जिन्हें सिर्फ लॉर्ड रैंक के राकुशस खींचते थे। तारीख कुव्वतों की हुक्मरानी के तहत किसी गैर जानिबदार नक्शे से ऐसी गाड़ियों के साथ सफर करना इंतहाई मुश्किल होता। जब भी इस पर हमला होता उसे अपनी पेश कदमी रोकनी पड़ती। इस सूरत में इसे रास्ता साफ करने के लिए इन एनपीसीज पर इन्हिसार करना पड़ता जिनकी इसने खिदमात हासिल की थीं, या ऐसा करने के लिए अपने गिल्ड के अराकीन की एक बड़ी तादाद को भेजना पड़ता। ताहम लाटनंगहॉरन अर्थ ड्रैगन्स के साथ वो आसानी से अपना रास्ता बनाता हुआ गुजर सकता था। अगरचे इसका रास्ता रोकने वाले ऑर्किस और राकेशों की बड़ी तादाद की वजह से इसकी पेश कदमी काफी सुस्त हो गई थी। अब ट्रांसपोर्ट गाड़ियां पूरी रफ्तार से दौड़ने वाले खिलाड़ियों से सिर्फ थोड़ी ही तेज चल रही थीं। दरीं असना ये तारीख कुव्वतों के इलाके की सिर्फ शुरुआत थी। जैसे जैसे सैफ अली सल्तनत की गहराई में सफर करता, इसे मजीद बेशुमार और ताकतवर ऑर्किस और राकेशों का सामना करना पड़ता, जिनसे निमटने में इसके साथ मौजूद 3 एनपीसीज को भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता। तकरीबन 8 घंटे के बाद सैफ अली एक ओरुक किले के सामने पहुंचा। सिस्टम के नक्शे के मुताबिक यह किला तिजारती रास्ते का आखिरी मकाम था। ये क्वेस्ट क्या ये वाकई चाहती है कि मैं किले के अंदर बेदखली का जादुई दायरा बनाऊं? जैसे ही सैफ अली ने किले की दीवारों पर गश्त करने वाले और किसको देखा, वो हैरान हुआ कि क्या उसने अपना सिस्टम का नक्शा गलत पढ़ लिया है। ये इन ऑर्किस जैसा बिल्कुल नहीं था जिनका उसने पहले सड़क पर सामना किया था। यहां आते हुए इसका सामना जंगली ऑर्किसा ओरुक गश्ती दस्तों से हुआ था, लेकिन ये ऑर्किस ओरुक एम्पायर की तरबियत याफ्ता फौज के अराकीन थे। खुशकिस्मती से इसकी क्वेस्ट की वजह से किले में सिर्फ 3000 के करीब ओरुक गार्ड्स थे, जो मामूल से कहीं कम थे। ताहम इसके बदले में उनके लेवल्स और रैंक में नुमाया इजाफा हो गया था। अब किले की हिफाजत करने वाला सबसे कमजोर ओरुक एक चीफ्टीन था, जबकि अक्सरियत लॉर्ड्स की थी। इन मखलूकात का लीडर तो एक लेवल 80 का मते का रैंक का ओरुक जनरल था। सैफ अली के कारवान को देखने के बाद ओरुक जनरल ने एक हाथ से अपनी बड़ी तलवार उठाई और एक गजबनाक धाड़ मारी। अचानक किले के अंदर तैनात 3000 और किसकी फौज किले के दरवाजों से बाहर उमड़ आई और सैफ अली के कारवान की तरफ मार्च करने लगी। मजबूत ढाल उठाए हुए और किसने फ्रंट लाइन पर कब्जा कर लिया, जबकि चुस्त कमान उठाए हुए और किस पीछे की तरफ बढ़े। ओरुक फौज की पेश कदमी ने सैफ अली के साथ मौजूद एनपीसीज को भी घबराहट में मुब्तला कर दिया। सैफ अली 100 से ज्यादा ग्रेट लॉर्ड रैंक के ऑर्किस और 1 दर्जन से ज्यादा ग्रैंड लॉर्ड्स को बखूबी देख सकता था। ये फोर्स कारवान के दस्ते से बिल्कुल मुख्तलिफ सतह पर थी। जैसे ही सैफ अली हैरान हुआ कि क्या कुछ गलत हो गया है, एक सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज उसके कानों तक पहुंची। सिस्टम अपने एपिक ट्रेड रूट क्वेस्ट ओरुक किंग्स अलिफांक्शन को मुतहर्रिक कर दिया है। आप इस क्वेस्ट को कबूल करने या तर्क करने का इंतखाब कर सकते हैं। अगर आप इस क्वेस्ट को मुकम्मल करते हैं तो आपको स्टारमोन किंगडम की तरफ से तरीफी सनद मिलेगी और आप हवाई अड्डा बनाने के अहल हो जाएंगे। इस क्वेस्ट को तर्क करने से आपकी असल ट्रेड रूट क्वेस्ट मुतासिर नहीं होगी। अगर आप इस क्वेस्ट को तर्क करने का इंतखाब करते हैं तो सिस्टम तिजारती रास्ते के लिए एक मुतबादिल रास्ता मुतय्यन करेगा। आपके पास गौर करने के लिए 3 मिनट है। एक एपिक ट्रेड रूट क्वेस्ट। सिस्टम नोटिफिकेशन पढ़कर सैफ अली दंग रह गया, लेकिन क्वेस्ट के इनामात देखने के बाद वो अपने बढ़ते हुए जोश पर काबू ना रख सका।
क्या ये तिजारती रास्ता कायम करने वाला पहला खिलाड़ी होने का इनाम हो सकता है? हवाई अड्डा बनाने की अहलियत। गैर जानिबदार नक्शों में बेशुमार गिल्ड्स इस अहलियत को हासिल करने का ख्वाब देखते थे, लेकिन बहुत कम ही ऐसा करने में कामयाब हुए। माजी में किसी एक गिल्ड ने भी ये जाहिर नहीं किया था कि उन्होंने ये कैसे किया था। दरी असना उरुक कले के सनसनीखेज मंजर ने सैफ अली का पीछा करने वाली मुख्तलिफ डार्क एडवेंचरस टीमों और डार्क गिल्ड्स को हक्का बका कर दिया। लानत हो, ये क्या हो रहा है? क्या ब्लैक फुलियम कले पर छापा मारने की कोशिश कर रहा है? क्या वो अकेले ही कले पर छापा मारने का इरादा रखता है? क्या वो पागल है? ब्लैक फुलियम पागल है? हम एक औरुक कले की बात कर रहे हैं। अगरचे वो कुछ देर के लिए एक मते कराकुशस का मुकाबला कर सकता है, लेकिन कले पर कब्जा करना बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी है। यहां तक कि अगर उसकी मदद के लिए कुछ एनपीसीज मौजूद भी हों, तब भी कले पर घात लगाना नामुमकिन है। जैसे ही डार्क प्लेयर्स ने औरुक फौज और सैफ अली के कारवान के दरमियान फासला कम होते देखा, वो दंग रह गए। उन्होंने इससे पहले बहुत से गिल्ड्स को औरुक एम्पायर के किसी कले पर छापा मारने की कोशिश करते देखा था, लेकिन यह पहली बार था जब उन्होंने किसी एक खिलाड़ी को इसकी कोशिश करते देखा था। कमांडर, हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें ब्लैक फुलियम पर हमला करना चाहिए? ये और किस बहुत आला लेवल के हैं। मजीद बरा, उनके दरमियान एक मते का औरुक भी है। अगर हमने लापरवाही से हमला किया तो हम भी लड़ाई में घसीटे जा सकते हैं। चिल्लू इंतजार करते हैं। एक बार जब औरुक फौज ब्लैक फुलियम और उसके एनपीसीज को पीछे धकेल दे तो कार्रवाई करने में ज्यादा देर नहीं होगी। सैफ अली का पीछा करने वाली तमाम डार्क एडवेंचरस टीमें और डार्क गिल्ड्स इसी फैसले पर पहुंचे। दरी असना, जैसे ही औरुक फौज कारवान के करीब पहुंची, सैफ अली और उसके एनपीसीज ने जंग की तैयारी कर ली। चुल्लू उसे आजमा कर देखते हैं। सैफ अली ने अपनी मौजूदा जंगी ताकत और चैलेंज का तज्जिया करने के बाद फैसला किया। क्वेस्ट में सिर्फ ये जिक्र किया गया था कि उसे कले में बेदखली का जादुई दायरा कायम करने की जरूरत है, कले पर कब्जा करने की नहीं। दोनों कामों में बहुत बड़ा फर्क था। फितरी तौर पर पहला काम कहीं ज्यादा आसान था। मजीद बरा, ये एक कीमती मौका था। इसे गिनवाना बहुत बड़ा नुकसान होगा। अपने दांत पीसते हुए सैफ अली ने क्वेस्ट कबूल कर ली। फिर इसने अपने बैग से गहरे सुर्ख इलाही रानज वाला एक मैजिक स्क्रोल निकाला। ये मैजिक स्क्रोल कोई और नहीं बल्कि ट्रिचार कंटेउसूज मैजिक स्क्रोल विल्किंस साई था, जिसे इसने इक्लिप्स थर्वन में गोल्ड मैजिक क्रिस्टल ट्रेजर चेस्ट से हासिल किया था। ये मैजिक स्क्रोल आम एपिक इक्विपमेंट से भी ज्यादा कीमती था। विल्किंस साई एक इंतहाई नायाब सिमनंग स्क्रोल भी था। इसे उम्मीद थी कि वो इस स्क्रोल को मुस्तकबिल की किसी भी गिल्ड वॉर के लिए ट्रम्प कार्ड के तौर पर बचा कर रखेगा, लेकिन इस एपिक ट्रेड रूट क्वेस्ट को मुकम्मल करने के लिए इसे इस्तेमाल करना इस खर्च के काबिल था। जिसके बाद सैफ अली ने मैजिक स्क्रोल में माना के 1000 मैजिक क्रिस्टल्स दाखिल किए और इसे फाल कर दिया। अगले ही लम्हे सैफ अली के कदमों के नीचे एक गहरा सुर्ख 3 गन्ना जादुई दायरा जाहिर हुआ। आसमान भी बदलने लगा और जमीन कांपने लगी। आसमान अचानक तारीक क्यों हो गया? सब ने देखा कि काले बादलों ने सूरज को छुपा लिया है। एक लम्हे बाद सैफ अली के इर्द गिर्द की जगह मुंजमद होने लगी। तमाशा देखने वाले डार्क प्लेयर्स ने महसूस किया कि एक ताकतवर चमक उनके जहनों और जिस्मों पर हमला आवर हो रही है। चैप्टर 1827 राकेशों की जंग। जैसे ही तारीक जगह मुंजमद हुई, बादलों वाले आसमान में 2 दर्जन से ज्यादा जादुई दायरे नमूदार हुए, जिनसे ऐसी रोशनी निकल रही थी जिसने औरुक कले और इसके गिरदोनवा को रोशन कर दिया। जैसे ही ये जादुई दायरे जाहिर हुए, डार्क प्लेयर्स ने अपनी चमक की शिद्दत में इजाफा महसूस किया, जिससे उनके जिस्म एक लम्हे पहले की निस्बत बहुत ज्यादा भारी महसूस होने लगे। जैसे जैसे भारीपन का एहसास बढ़ा, वो घबराने लगे। ये क्या हो रहा है? मैं हरकत क्यों नहीं कर पा रहा? ब्लैक फुलियम ने क्या किया? सब ने जल्द ही दरियाफ्त कर लिया कि वो एक उंगली तक नहीं हिला सकते थे, दूर जाने की तो बात ही छोड़ दे। उन्हें ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो। मजीद बरा, वो अकेले नहीं थे जो इस मजहर का शिकार हुए थे। यहां तक कि औरुक फौज भी मौत जैसी खामोशी में डूब गई थी। कुछ ऑर्किस तो खड़े रहने की ताकत भी खो बैठे थे और खौफजदा होकर घुटनों के बिल गिर गए थे। जिसके बाद आसमान फट गया और एक बहुत बड़ा ब्लैक होल बन गया। अगर कोई गौर से देखता तो उसे ब्लैक होल के अंदर छूटी पहाड़ियों जितनी बड़ी
शोलाजन आंखों का एक जोड़ा नजर आता। जैसे ही ये आंखें नमूदार हुईं, वहां मौजूद खिलाड़ियों पर दबाव में मजीद इजाफा हो गया। फौरन ही मतेका रैंक के ओरुक जनरल समेत तमाम और किस जमीन पर गिर पड़े और खौफ से कांपने लगे। ये क्या हो रहा है? सब खत्म हो गया, हम मारे गए। लानत हो, ये जरूर कोई जाल होगा जो ब्लैक फुलियम ने बिछाया है। हमें धोखा दिया गया है। जैसे ही डार्क प्लेयर्स ने आंखों के इस बड़े जोड़े की तरफ देखा, उन्हें अपनी आने वाली मौत और तबाही का एहसास हुआ। वो उन आंखों के मालिक के सामने चींटियों के बराबर भी नहीं थे। जब तक वो मखलूक चाहती, इसकी महज चमक ही उन खिलाड़ियों को मार डालती। उसे हमला करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। मुख्तलिफ डार्क एडवेंचरस टीमों और डार्क गिल्ड्स के खिलाड़ियों को अचानक सैफ अली को निशाना बनाने के अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। जैसे ही सब अपनी तबाही के सामने दबक गए, शोलाजन आंखों का जोड़ा अचानक गायब हो गया, इससे पहले कि ब्लैक होल से आग बरसना शुरू हो जाए, जो शहाब साकिब की तरह और एम्पायर पर गिरने लगी। बूम बूम बूम। धमाकों के एक सिलसिले ने ओरुक कले और इलाके को हिलाकर रख दिया। जमीन इतनी शिद्दत से कांपी कि कुछ फासले पर खड़े डार्क प्लेयर्स के कदम तकरीबन उखड़ गए। आग की ये बारिश 6 सेकंड तक जारी रही, जिसने ओरुक फौज के नीचे की जमीन को एक जलते हुए जहन्नम में तब्दील कर दिया। जब तक ब्लैक होल से आग निकलना बंद हुई, चीफ्टीन रैंक के ऑर्किस का सफाया हो चुका था, जबकि लॉर्ड्स को शदीद चोटें आई थीं। कई हजार डार्क प्लेयर्स ये नतीजा देखकर हक्का बका रह गए। एक ही हमले से सैफ अली ने आधी ओरुक फौज को नीस्तो नाबूद कर दिया था। ताहम इससे पहले कि हुजूम अपने सदमे से संभल पाता, मैदान जंग में मौजूद आग इकट्ठी हुई और आसानी से 100 से ज्यादा फुलियम जाइंटस में तब्दील हो गए। इन फुलियम जाइंटस में सबसे कमजोर लेवल 80 का हाई लॉर्ड था, जबकि सबसे मजबूत 5 लेवल 82 के ग्रैंड लॉर्ड्स थे। विल्किंस साई दरअसल इतना ताकतवर है, यहां तक कि सैफ अली भी फुलियम जाइंटस को देखकर हैरान रह गया। उसने फर्ज किया था कि अगर वो एक ग्रैंड लॉर्ड को भी तलब कर ले तो ये उसकी खुशकिस्मती होगी। उसने कभी तवक्को नहीं की थी कि विल्किंस साई फुलियम जाइंटस का इतना ताकतवर लश्कर तलब करेगा। विल्किंस साई के एक बार फाल होने के बाद सैफ अली ने देखा कि मैजिक स्क्रोल ने अपनी आधी पायदारी खो दी है। दूसरे लफ्जों में, विल्किंस साई एक कंटेंसूज मैजिक स्क्रोल था जिसे सिर्फ 2 बार इस्तेमाल किया जा सकता था। मजीद बरा, इसे स्क्रोल को दोबारा इस्तेमाल करने से पहले 2 कुदरती दिन इंतजार करना पड़ेगा, वो उसे लगातार इस्तेमाल नहीं कर सकता था। ताहम सैफ अली इस नतीजे से बहुत मुतमईन था। अगरचे ज्यादातर 4 कंटेंसूज मैजिक स्क्रोल्स को 4 से 6 बार इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन उनके असरात का विल्किंस साई से कोई मुकाबला नहीं था। आग के लश्कर की आमद ने फौरन ओरुक फौज की फॉर्मेशन को दिरहम बरहम कर दिया। 20 मीटर लंबे ग्रैंड लॉर्ड रैंक के फुलियम जाइंटस ने एक ही थप्पड़ से 1 दर्जन से ज्यादा ऑर्किस को उड़ा दिया। ताकत के लिहाज से ग्रैंड लॉर्ड रैंक के ओरुक वॉरियर्स भी ग्रैंड लॉर्ड रैंक के फुलियम जाइंटस का कोई मुकाबला नहीं थे। कुछ देर के लिए फुलियम जाइंटस के लश्कर ने ओरुक फौज में अफरा तफरी मचा दी। फुलियम जाइंटस और ऑर्किस के दरमियान होने वाली जंग जमीन हिला देने वाली थी। कत्लो गारत और धमाकों की आवाजें ओरुक किले के इर्द गिर्द बंजर मैदानों में गूंज उठीं, जिसने दूर जंगल में छुपे डार्क प्लेयर्स को हक्का बका कर दिया। अगरचे इस जंग में सिर्फ चंद हजार राकुशस शामिल थे, लेकिन ये दसियों हजार खिलाड़ियों के दरमियान होने वाली जंग से कम शदीद नहीं थी। अगर खिलाड़ी इस लड़ाई में शामिल होते तो ऑर्किस और फुलियम जाइंटस के टकराने से पैदा होने वाली शाक वेव्स ही उन्हें बुखारात में उड़ा देती। जबकि ओरुक फौज आग के लश्कर के साथ उलझी हुई थी, सैफ अली ने इस मौका का फायदा उठाते हुए अपने एनपीसी किराए के फौजियों को ओरुक फौज के पास से गुजार कर ओरुक किले की तरफ रहनुमाई की। इसे किले पर कब्जा करने के लिए ओरुक फौज को खत्म करने की जरूरत नहीं थी, इसे सिर्फ इसके अंदर बेदखली का जादुई दायरा कायम करने की जरूरत थी। मजीद बरा, सैफ अली को नहीं लगता था कि वो ओरुक फौज को शिकस्त दे सकता है। आखिरकार इस फौज की क़ियादत एक मतेका ओरुक कर रहा था। अगरचे फुलियम जाइंटस ताकतवर थे, लेकिन एक मतेका मखलूक उन्हें आसानी से दबा सकती थी। मजीद बरा, आग का लश्कर तादाद में बहुत कम था। ये सिर्फ वक्त की बात थी कि ऑर्किस इस लश्कर का सफाया कर देते। जब सैफ अली किले के 500 गज के दायरे में था, तो लेवल 80 के ओरुक जनरल ने इसके ग्रुप को देख लिया। एक धाड़ के साथ ओरुक जनरल ने अपनी बड़ी तलवार उठाई और अपने सामने मौजूद ग्रैंड लॉर्ड रैंक के फुलियम जाइंट पर एक ठंडी बीम का हमला किया।
इस हमले ने फुलियम जायंट को पीछे उड़ा दिया, जबकि ओरुक जनरल के सामने जमीन पर बर्फ की एक तह जिम गई। फिर मतेका ओरुक ने मातहतों के एक ग्रुप की क़यादत की और वो इस बर्फीले रास्ते पर दौड़े जो उसके हमले ने बनाया था, ताकि वो अपने जिस्मों से किले के दरवाजे को रोक सकें। दूसरे ऑर्किस ने भी फुलियम जायंटस के साथ अपनी लड़ाई छोड़कर सैफ अली के ग्रुप की तरफ चार्ज करना शुरू कर दिया। यकीनन वो मुझे इतनी आसानी से गुजरने नहीं देंगे। किले के दरवाजे के सामने ओरुक जनरल को देखकर सैफ अली ने कड़वाहट से मुस्कुराया। फिर वो अन्नम की तरफ मुड़ा और हुक्म दिया, करो उसे। सर हिलाते हुए अन्नम ने ओरुक जनरल के करीब पहुंचते हुए मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जब दोनों के दरमियान 100 गज से भी कम फासला रह गया तो अन्नम ने अपना स्पेल खत्म किया और अपना स्टाफ ओरुक जनरल की तरफ कर दिया। अचानक एक लेवल 85 तो 4 वालकैरी आसमान से उतरी। एक एडवांस्ड इंस्टेंटेनियस मूवमेंट का इस्तेमाल करते हुए वालकैरी फौरन ओरुक जनरल के सामने नमूदार हुई और अपने हाथों में मौजूद बिजली के नेज़े से मतेका ओरुक पर वार किया। बूम! हमले पर बरवक्त रद्दे अमल जाहिर करने में नाकाम रहने पर ओरुक जनरल और 1 दर्जन के करीब ग्रेट लॉर्ड रैंक के ऑर्किस 100 गज से ज्यादा दूर जा गिरे। वालकैरी की खौफनाक ताकत ने इसके सामने की जमीन को भी तोड़ दिया था, जिससे एक छोटी सी खाई बन गई थी। बहुत खूब। फिर सैफ अली ने अपने ग्रुप की किले में रहनुमाई की और अपने एनपीसी किराए के फौजियों को दरवाजे की हिफाजत का हुक्म दिया, जबकि वो बेदखली का जादुई दायरा कायम करने के लिए सिस्टम की तरफ से मुकर्रर करदा मकाम की तरफ बढ़ा। किले का दरवाजा खास तौर पर बड़ा नहीं था। 20 एनपीसीज रुकावट बनाने के लिए काफी से ज्यादा होंगे। खुशकिस्मती से किले की दीवारों को जादुई रानस से मजबूत किया गया था और मतेका राकुशस भी उनके ऊपर से छलांग नहीं लगा सकेंगे। अब ऑर्किस सिर्फ इसी सूरत में किले में दाखिल हो सकते थे अगर वो उसकी दीवारों और दरवाजे की हिफाजत करने वाले एनपीसीज को तबाह कर देते। किले की दीवारें काफी मजबूत थीं और उन्हें तबाह करने में मतेका राकुशस को भी कुछ वक्त लगेगा। जब तक ओरुक जनरल कोई रास्ता बनाता, सैफ अली अपना काम बहुत पहले ही मुकम्मल कर चुका होगा। ओरुक जनरल के पास सैफ अली के काम खत्म करने से पहले किले में दाखिल होने का वाहिद रास्ता मरकजी दरवाजा था, लिहाजा गार्ड्स तैनात करना काफी होगा। बहुत जल्द सैफ अली को मतलूबा मकाम मिल गया। वक्त ज़ाय किए बगैर उसने फौरन अपने एपिक रैंक के स्पेशल बैग से एक बड़ा नीला क्रिस्टल निकाला और बेदखली का जादुई दायरा कंधा करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे सेकंड गुजरते गए, मजीद और किसने किले में जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश की। दरवाजे का दिफा करने वाले 2 एनपीसीज एक के बाद एक मरने लगे। सिर्फ 3 एनपीसीज ही ग्रैंड लॉर्ड रैंक के ओरुक वॉरियर्स के सामने बमुश्किल डटे हुए थे। वालकैरी ने इमारत के बाहर ओरुक जनरल के खिलाफ एक जबरदस्त जंग लड़ी और मतेका ओरुक को जख्मी करने की पूरी कोशिश की। दरी असना ओरुक जनरल इस मारपेट को रोकने में बिल्कुल बेबस था। अगरचे ओरुक जनरल एक लेवल 80 का मतेका रैंक का राकुशस था, लेकिन वालकैरी एक लेवल 85 का मतेका रैंक का फरिश्ता थी। दोनों हस्तियों की लाइफ रेटिंग्स में बहुत बड़ा फर्क था। वालकैरी ने ओरुक जनरल को मुकम्मल तौर पर दबा दिया था और वालकैरी के हमलों को रोकने में ही उसकी सारी ताकत लग रही थी। कभी कभार ओरुक जनरल से चौक हो जाती और वालकैरी के हमले इसे उड़ा देते। तमाशा देखने वाले डार्क प्लेयर्स हक्का बका रह गए। डार्क एडवेंचरस टीमों और डार्क गिल्ड्स के मुख्तलिफ कमांडरों और आला ओहदेदारों ने अपने माथे से पसीना पोंछा। उन्होंने अंदर ही अंदर इस बात की खुशी मनाई कि उन्होंने सैफ अली पर हमला करने में जल्दबाजी नहीं की। इसके नताइज नाकाबिले तसव्वुर हद तक खौफनाक होते। जब तक वालकैरी गायब हुई, ओरुक जनरल शदीद जख्मी हो चुका था, जिससे इसकी जंगी ताकत बहुत कम हो गई थी। अब वो ग्रैंड लॉर्ड रैंक के ओरुक वॉरियर्स से सिर्फ थोड़ा ही ज्यादा ताकतवर था। मुझे जल्दी करनी होगी। जब सैफ अली ने ओरुक जनरल को दरवाजे पर मौजूद गार्ड्स पर हमला करते देखा तो उसने तेजी से रानस कंधा करना शुरू कर दिए। 20 सेकंड, 40 सेकंड, 60 सेकंड। एक बार जब ओरुक जनरल दोबारा लड़ाई में शामिल हुआ तो मजीद एनपीसी किराए के फौजी गिरने लगे। सिर्फ 60 सेकंड में 10 से ज्यादा 2 एनपीसीज मर चुके थे। 3 एनपीसीज में से एक को भी शदीद चोटें आई थीं। जब 30 से कम एनपीसी किराए के फौजी रह गए तो ओरुक जनरल ने एक ताकतवर स्कल इस्तेमाल की और नाकाबंदी को तोड़ता हुआ आगे बढ़ गया। किले में दाखिल होने और सैफ अली को देखने के बाद ओरुक जनरल ने धाड़ मारी और अपनी बड़ी तलवार इस गुस्ताख सौर जमीन की तरफ घुमाई। अचानक
एक ठंडी एनर्जी बीम सैफ अली की तरफ बढ़ी और वो जिस चीज के पास से गुजरी वो मुंजमद हो गई। जादुई दायरा कंधा करते वक्त सैफ अली कंधाकारी के अमल को मंसूख किए बगैर हरकत नहीं कर सकता था। उसे सब कुछ दोबारा शुरू करना पड़ता। लिहाजा सैफ अली के पास अलिफ एब्सोल्यूट डिफेंस को फाल करने के सिवा कोई चारा नहीं था। एनर्जी बीम के गायब होने के बाद सैफ अली के फौरी इर्द गिर्द के अलावा सब कुछ ठोस बर्फ बन चुका था। जब ओरुक जनरल ने देखा कि सैफ अली बच गया है तो वो मजीद गजबनाक हो गया। वो अपनी बड़ी तलवार लहराता हुआ सैफ अली की तरफ बढ़ा। इस हकीकत के बावजूद कि ओरुक जनरल के हमलों की ताकत ने इसके इर्द गिर्द की जमीन को तोड़ दिया था, सैफ अली महफूज रहा। ताहम इसका दिल सुकून महसूस करने के बजाय घबराहट से धड़क रहा था। बिल्कुल इसी वक्त जब अलिफ एब्सोल्यूट डोमेन का दौरानिया खत्म होने वाला था, सैफ अली के हाथ में मौजूद नीला क्रिस्टल अचानक चमक उठा। उसने बिलाखिर जादुई दायरा कंधा करने का काम मुकम्मल कर लिया था। जाओ, सैफ अली ने क्रिस्टल को अपने सामने जमीन में गाड़ दिया। जैसे ही क्रिस्टल जमीन में जम हुआ, सैफ अली के कदमों के नीचे एक जादुई दायरा नमूदार हुआ। ये देखकर सैफ अली ने हेवनली ड्रैगन्स पावर को फाल किया, जिससे इसके एट्रीब्यूट्स आसमान को छूने लगे। दफ हो जाओ, सैफ अली ने ओरुक जनरल पर कलंग रे घुमाते हुए चलाया। लाइटनिंग स्लैश। एक नीली बिजली ओरुक जनरल से टकराई और तोप के गोले की तरह वो मखलूक पीछे की तरफ उड़ी और तभी रुकी जब वो करीबी दीवार से टकराई। इस मौका का फायदा उठाते हुए अन्नम ने अपने 10 रॉक गार्डियंस से ओरुक जनरल के गिर्द एक जादुई दायरा बनवाया, जिसने मते का ओरुक को फंसा लिया। दरी असना सैफ अली ने जादुई दायरे को हतमी शक्ल देने के लिए कई छोटे क्रिस्टल निकाले। चूंकि सैफ अली अब इस अमल से बहुत वाकिफ था, इसलिए इसे दायरा मुकम्मल करने के लिए सिर्फ 10 सेकंड दरकार थे। जैसे ही जादुई दायरा मुकम्मल हुआ, रोशनी की एक नीली लहर ने जंगी किले को अपनी लपेट में ले लिया। एक लम्हे बाद सिस्टम नोटिफिकेशंस का एक सिलसिला सैफ अली के कानों तक पहुंचा। चैप्टर 1828 एडवांस्ड मैनेजर। सिस्टम मुबारक हो, अपने एपिक ट्रेड रूट क्विस्ट ओरुक किंग्स अलिफामशन मुकम्मल कर ली है। इनाम के तौर पर स्टारमोन किंगडम रिपोर्टेशन 100, मौजूदा लेवल का मुस्बत 50% EXP और एक स्टारमोन किंगडम एयरपोर्ट बिल्डिंग ऑर्डर दिया जा रहा है। ओरुक एम्पायर रीजन सिस्टम अनाउंसमेंट, जीरो विंग के सिल्वर विंग टाउन को ओरुक एम्पायर में तिजारती रास्ता कायम करने वाला पहला कस्बा बनने पर मुबारकबाद। इनाम के तौर पर सिल्वर विंग टाउन को 10,000 पॉपुलैरिटी पॉइंट्स और एक ट्रांसपोर्टेशन फर्म डिजाइन दिया जा रहा है। सिस्टम का ऐलान ओरुक एम्पायर के हर खिलाड़ी के कानों में 3 बार गूंजा। तिजारती रास्ता कायम किया। वो क्या होता है? ये कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो मजीद NPC ताजिरों को राग़िब कर सके। अगर ये सच है तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि अब हम सिल्वर विंग टाउन के NPC से और भी ज्यादा नायाब अशिया हासिल कर सकते हैं? जीरो विंग वाकई कमाल है। सिल्वर विंग टाउन को हाल ही में एक इंटरमीडिएट टाउन में तरक्की दी गई थी। अब जीरो विंग ने इसके लिए एक तिजारती रास्ता कायम करने में भी कामयाबी हासिल कर ली है। ओरुक एम्पायर मुस्तकबिल में यकीनी तौर पर जीरो विंग के तसल्लुत में आ जाएगा। ये तो पक्की बात है। इससे पहले ईवल बेस्ट की फौज जीरो विंग के सामने बेबस हो चुकी थी। जिस तेजी से सिल्वर विंग टाउन उस वक्त तरक्की कर रहा है, मुझे यकीन है कि ये जल्द ही एंशिएंट रॉक सिटी को पीछे छोड़ देगा। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। अगर सिल्वर विंग टाउन वाकई एंशिएंट रॉक सिटी को पीछे छोड़ देता है तो हमें ओरुक एम्पायर के बैरूनी इलाके में ग्राइंडिंग करते वक्त डार्क प्लेयर्स के घात लगाकर हमला करने की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। ओरुक एम्पायर में ग्राइंडिंग करने वाले खिलाड़ियों ने फौरन जीरो विंग के बारे में बातचीत शुरू कर दी। वो सब जीरो विंग के मुस्तकबिल के बारे में पुरुम्मीद थे। इसके साथ ही वो ये भी उम्मीद कर रहे थे कि सिल्वर विंग टाउन तेजी से तरक्की कर सके। किसी वजह से एंशिएंट रॉक सिटी दरअसल तारीख कुव्वतों का गढ़ बन चुका था। उस वक्त वहां डार्क प्लेयर्स की एक बड़ी तादाद इकट्ठी थी। चूंकि एंशिएंट रॉक सिटी ओरुक एम्पायर के अंदरूनी इलाके में वाक़ था, इसलिए डार्क प्लेयर्स की सरगर्मियों का दायरा कार ओरुक एम्पायर के अंदरूनी इलाके और अंदरूनी और बैरूनी इलाकों के दरमियान की सरहद पर मुहित था, जिसके नतीजे में इन इलाकों में ग्राइंडिंग और कोर्स करने की कोशिश करने वाले आजाद खिलाड़ियों पर अक्सर डार्क प्लेयर्स की तरफ से हमले होते थे। जहां तक सिल्वर विंग टाउन का ताल्लुक है, जो कि एंशिएंट रॉक सिटी के सबसे करीब का कस्बा था,
अगरचे उसे अपने जैसे आम खिलाड़ियों के लिए एक गढ़ समझा जा सकता था, लेकिन चूंकि ये कस्बा सिर्फ बहुत महदूद तादाद में लोगों को जगह दे सकता था, इसलिए इतने ज्यादा खिलाड़ी कस्बे के इर्द गिर्द जमा नहीं होते थे। लिहाजा सिल्वर विंग टाउन के आसपास काम करने वाले आम खिलाड़ियों की तादाद निस्बतन कम थी, इतनी कम कि वो एंशिएंट रॉक सिटी के इर्द गिर्द काम करने वाले डार्क प्लेयर्स का मुकाबला नहीं कर सकते थे। ताहम अगर सिल्वर विंग टाउन को मजीद तरक्की दी जाती तो कस्बे में जमा होने वाले खिलाड़ियों की तादाद में भी इजाफा होता। आम खिलाड़ियों की आमद फितरी तौर पर डार्क प्लेयर्स के लिए एक रुकावट का बाइस बनेगी। कम अज कम वो बड़ी तादाद में दिलेरी से हमले करने से गुरेज करेंगे। अगरचे सिल्वर विंग टाउन के तिजारती रास्ता कायम करने की खबर ने ओरुक एम्पायर में काम करने वाले आज़ाद खिलाड़ियों को खुशी दी, लेकिन जब मुख्तलिफ बड़ी ताकतों के आला उहदेदारों को यह खबर मिली तो उनके चेहरों पर संजीदगी छा गई। इस वक्त ओरुक एम्पायर के अंदर काम करने के ख्वाहिशमंद खिलाड़ियों की तादाद पहले ही उरूज पर पहुंच चुकी थी। दूसरे लफ्जों में ओरुक एम्पायर के अंदर खिलाड़ियों की आबादी में अब पहले की तरह नुमाया इजाफा नहीं होगा। दरी असना वो मुख्तलिफ बड़ी ताकतें जिन्होंने ओरुक एम्पायर के अंदर किसी कस्बे पर कब्जा कर रखा था, उन सब को अपने कस्बों को तरक्की देने के लिए मजीद खिलाड़ियों को रागिब करने की जरूरत थी। ताहम अगर सल्तनत के अंदर काम करने वाले ज्यादातर खिलाड़ी सिल्वर विंग टाउन की तरफ जा रहे थे तो ये बड़ी ताकतें अपने गिल्ड टाउन्स को कैसे तरक्की देंगी। विंड इस हालिया पेशरफ्त के साथ जिस एंशिएंट रॉक सिटी का तुम इंतजाम संभाल रहे हो, इसके लिए मुश्किल वक्त आने वाला है। फॉलिंग फायर, जिसने एक क्रिस्टलाइन सुर्ख स्टाफ पकड़ रखा था, ने ताज़ा तरीन सिस्टम अनाउंसमेंट सुनने के बाद कहा। इसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट नमूदार हुई जब वो अपने पास खड़े लेवल 55-2 के बरसरकर की तरफ मुड़ा। शुरू से ही हमने डार्क प्लेयर्स के साथ सिर्फ इसलिए हाथ मिलाया था ताकि उनकी ताकत का इस्तेमाल करते हुए जीरो विंग को कमजोर किया जा सके। इस तब्दीली से एवल गॉड्स टेम्पल को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, विंड हंटर ने बेनियाजी से कहा। मजीद बरा जीरो विंग सिल्वर विंग टाउन को कितनी ही तरक्की क्यों ना दे ले, अब बहुत देर हो चुकी है। क्या तुम मुत्तफिक नहीं हो? बिल्कुल। अगरचे जीरो विंग का ब्लैक फुलियम वाकई बहुत खौफनाक है, लेकिन बदकिस्मती से इसके लिए कोई गिल्ड सिर्फ एक शख्स पर इन्हिसार करके मजबूत नहीं हो सकता। आखिर में गिल्ड्स के दरमियान जंग का फैसला दोनों फरीकैन की माली ताकत और बुनियादों से होता है। फॉलिंग फायर ने क्रिम्सन फुलियम फोर्ट्रेस की तरफ देखते हुए कहा, जिसका दिफाई जादुई दायरा पहले ही टूट चुका था। हम जीरो विंग को फी अलहाल अपना गुरूर बरकरार रखने देंगे। जब तक हम क्रिम्सन फुलियम फोर्ट्रेस पर कब्जा कर लेते हैं, जीरो विंग का वजूद खत्म हो जाएगा। क्रिम्सन फुलियम फोर्ट्रेस ओरुक एम्पायर के अंदरूनी इलाके के अहम तरीन कलों में से एक था। ये सल्तनत में निस्बतन महफूज ट्रांसपोर्ट के मराकज में से एक भी था। क्रिम्सन फुलियम फोर्ट्रेस पर कब्जा करना रीजनल डंजीवन ओरुक कैपिटल सिटी की तरफ जाने वाले ज्यादातर खिलाड़ियों का कंट्रोल संभालने के मुतरादिफ होगा। किले से वो जितने कवायस और वसाइल कमा सकते थे, वो आसानी से एंशिएंट रॉक सिटी के उरूज के दौर की कमाई को पीछे छोड़ देंगे। इसके साथ ही क्रिम्सन फुलियम फोर्ट्रेस पर उनका कंट्रोल बुनियादी तौर पर उन्हें जीरो विंग को ओरुक कैपिटल सिटी में दाखिल होने से रोकने की इजाजत देगा। ये ओरुक एम्पायर में जीरो विंग की तमाम कोशिशों को बेकार कर देगा। तवील मुद्दत में उनका इत्तेहाद ओरुक एम्पायर में तेजी से मजबूत होता जाएगा, जबकि जीरो विंग कमजोर पड़ जाएगा। काफी ताकत जमा करने के बाद वो फिर सिल्वर विंग टाउन पर कब्जा कर सकते थे और जीरो विंग को तबाह कर सकते थे और गिल्ड को हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बना सकते थे। दूसरी तरफ सैफ अली के बेदखली का जादुई दायरा मुकम्मल करने की वजह से इसे मारने की कोशिश करने वाली ओरुक फौज जादुई दायरे के ताकतवर दबाव का शिकार हो गए। दबाव के तहत ओरुक जनरल का रद्द अमल भी सुस्त पड़ गया, जिससे सौरभ जमीन को ओरुक जनरल के हमलों से बचने का मौका मिल गया, अगरचे बमुश्किल। बिल्कुल इसी वक्त जब सैफ अली फरार होने का कोई रास्ता सोचने की कोशिश कर रहा था, अचानक किले के बाहर से जंगी नारों की आवाजें आई। अगले ही लम्हे किले से तकरीबन 1000 गज के फासले पर अचानक एनपीसीज की एक फौज नमूदार हुई और किले की तरफ चार्ज किया। अगरचे इस फौज में सिर्फ 1000 एनपीसीज थे, लेकिन वो सब बहुत आला लेवल के थे, कम अज कम लेवल 100। गार्ड्स डोमेन में लेवल 50 एक अहम मोड़ था। इसी तरह लेवल 100 भी एक बहुत अहम मोड़ था। एक लेवल 100 तो 2 एनपीसी लेवल 95 के ग्रेट लॉर्ड का आसानी से काम तमाम कर देगा। दरी असना सर पर दौड़ते हुए आने वाले एनपीसीज में सबसे कमजोर लेवल 100 तो 2 एनपीसी था।
हमले की क़ियादत करने वाला एनपीसी क्लाउड तो एक लेवल 120-3 नाइट कैप्टन था। अगरचे क्लाउड सिर्फ 3 का था, लेकिन वो आम 3 एनपीसीज की लीग में नहीं था, क्योंकि क्लाउड मुकम्मल तौर पर एपिक इक्विपमेंट से लैस था। वो जो चांदी का नेजा चला रहा था वो भी एक फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी वेपन था। इसकी जंगी ताकत बिलाशुबा 3 के उरूज पर थी। वो आम 4 मते कराकिशों का भी डटकर मुकाबला कर सकता था। इन एनपीसीज के नमूदार होने के कुछ ही देर बाद वो तेजी से ओरुक फौज के साथ जंग में उलझ गया। एक सींग वाले दरिंदे पर सवार क्लाउड ने अपना नेजा उन ओरुक वॉरियर्स की तरफ घुमाया जो दरवाजे से जबरदस्ती गुजरने की कोशिश कर रहे थे। क्लाउड का नेजा रोशनी की एक चांदी की लकीर में तब्दील हो गया और ओरुक वॉरियर्स पर वार करते हुए इसने खला में एक सुराख कर दिया। 2 लेवल 80 के ग्रैंड लॉर्ड रैंक के ओरुक वॉरियर्स उड़ते हुए दूर जा गिरे। दरी असना लॉर्ड रैंक के ऑर्किस जो जद में आ गए थे, मौका पर ही मारे गए। पलक झपकते ही क्लाउड ने ओरुक फौज में एक रास्ता काट लिया और सीधा किले में दाखिल हो गया। कुमक क्लाउड के नमूदार होने पर सैफ अली खुश भी था और उलझन का शिकार भी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी क्वेस्ट मुकम्मल करने के बाद सिस्टम ऐसी सर्विस फराहम करेगा। एक लेवल 120-3 एनपीसी की नजर में लेवल 80 का मते का रैंक का ओरुक जनरल एक ऐसे कॉमन राकुशस से मुख्तलिफ नहीं था जिसकी एचपी बहुत ज्यादा हो। क्लाउड ने अपने हर हमले से ओरुक जनरल को उड़ा दिया। जैसे ही क्लाउड और ओरुक जनरल टकराए, ओरुक जनरल की एचपी मुसलसल कम होती गई। जब ओरुक जनरल की एचपी 50% तक गिर गई तो मते का ओरुक ने एक मायूस कुन और गजबनाक धाड़ मारी। अगले ही लम्हे लड़ने वाली ओरुक फौज पीछे हटने लगी। जहां तक ओरुक जनरल का ताल्लुक है, वो भी पीछे हटकर किले की दीवार की चोटी पर गया, फिर छलांग लगाकर फरार हो गया। ओरुक फौज के फरार होने के बाद क्लाउड सैफ अली के पास आया। मुहाफिज़न आला, अब की कोशिशों की बदौलत हम ये अहम तिजारती रास्ता कायम करने के काबिल हुए। अब से स्टारमोन किंगडम की फौज तिजारती रास्ते की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए इस जगह का इंतजाम संभालेगी। दरी असना, चूंकि आप इस तिजारती रास्ते के बानी हैं, क्या आप इस सीक्रेट स्टोन फोर्ट्रेस की मरम्मत के लिए 60,000 गोल्ड अदा करने और इसका एडवांस्ड मैनेजर बनने के लिए तैयार है? चैप्टर 1829 सीक्रेट स्टोन फोर्ट्रेस। एडवांस्ड मैनेजर क्लाउड के अल्फाज सुनकर सैफ अली खुशी से झूम उठा। गार्ड्स डोमेन में किसी कला नुमा कस्बे का मैनेजर बनना किसी एनपीसी कस्बे या शहर का नवाब बनने के मुतरादिफ था। खिलाड़ियों को कला नुमा कस्बे में दुकानों के एक हिस्से का इंतजाम संभालने का इख्तियार मिल जाता और वो उसकी तरक्की की समत का तयन कर सकते थे। ताहम एक एनपीसी कला नुमा कस्बे का सिर्फ एक मैनेजर नहीं होता था। थंडर आइलैंड की तरह एक ही कला नुमा कस्बे की निगरानी करने वाले मुतअद्दिद मैनेजर्स हो सकते थे। एक एडवांस्ड मैनेजर के पास बेसिक मैनेजर से ज्यादा इख्तियारात होते थे। एक एडवांस्ड मैनेजर कला नुमा कस्बे के डिप्टी मेयर के करीब होता था। वो सिर्फ दुकानों के एक ग्रुप के बजाय नीलाम घर, टेलीपोर्टेशन हॉल और एडवेंचरर्स एसोसिएशन जैसे अहम इदारों का इंतजाम संभालने के काबिल होंगे। अगरचे एडवांस्ड मैनेजर बनना कला नुमा कस्बे पर मुकम्मल कब्जा करने से कमतर था, लेकिन चूंकि एक एनपीसी कला नुमा कस्बा जुज़वी तौर पर एनपीसीज के ज़ेरे इंतजाम और ज़ेरे हिफाजत होता था, इसलिए खास हालात को छोड़कर यह गिल्ड फोर्ट्रेस टाउन से कहीं ज्यादा महफूज था। मिसाल के तौर पर फी अलहाल जब तक सीक्रेट स्टोन फोर्ट्रेस में लेवल 100 के एनपीसीज तैनात थे, यहां तक कि अगर बेस्ट एम्परर अपनी पूरी इवल बेस्ट फौज भी भेज दे, तब भी वो किले पर कब्जा नहीं कर पाएगा। जब तक के बेस्ट एम्परर के पास तैनात एनपीसीज के लेवल्स को कम करने का कोई तरीका ना हो, किले पर कब्जा करना नामुमकिन होगा। लॉर्ड क्लाउड, क्या 60,000 गोल्ड अभी अदा करने होंगे? सैफ अली ने पूछा। 60,000 गोल्ड कोई छोटी रकम नहीं थी, खास तौर पर इस वक्त सैफ अली के लिए, क्योंकि वो पहले ही अपने ज्यादातर फंड्स इस मुहिम पर खर्च कर चुका था। 60,000 गोल्ड वाकई बहुत बड़ी रकम है। मजीद बरा, सीक्रेट स्टोन फोर्ट्रेस की मरम्मत के लिए दरकार मवाद हासिल करने में कुछ वक्त लगेगा, क्लाउड ने सर हिलाते हुए कहा। रियासत की फौज को पहुंचने में कम अज कम 4 दिन लगेंगे। ये ठीक है अगर आप उन 4 दिनों के अंदर 60,000 गोल्ड इकट्ठे कर लें। सिस्टम अपने क्वेस्ट सीक्रेट स्टोन फोर्ट्रेस को मुतहर्रिक कर दिया है। 4 दिनों के अंदर 60,000 गोल्ड इकट्ठे करें। ऐसा करने में नाकामी के नतीजे में सीक्रेट स्टोन फोर्ट्रेस का एडवांस्ड मैनेजर बनने का मौका ज़ाय हो जाएगा।
शानदार सिस्टम नोटिफिकेशन देखकर सैफ अली ने सुकून का सांस लिया। अगरचे आम फर्स्ट रेट गिल्ड्स के लिए 4 दिनों में 60,000 गोल्ड इकट्ठे करना मुश्किल हो सकता है, कुछ को तो ऐसा करने के लिए अपनी कुछ जमीनें भी बेचनी पड़ सकती हैं। ये सैफ अली के लिए कोई मसला नहीं था। आखिरकार इसका डर्नाफेक्स पवेलियन और इन लीडिंग सिविल के साथ एक कारोबारी मुआहिदा था। इन दोनों सुपरफेस्टेड गिल्ड्स ने डार्क कोर विजन सीट में गहरी दिलचस्पी जाहिर की थी। उन्होंने बड़ी तादाद में इल्रानेडेड डिवाइसेस और एल्विन सिल्वर का ऑर्डर भी दिया था। अगर वो इन दोनों गिल्ड्स को मैजिक क्रिस्टल्स के बजाय कवायंस का इस्तेमाल करते हुए इल्रानेडेड डिवाइसेस और एल्विन सिल्वर के एक हिस्से की अदायगी करने की पेशकश करता, तो दोनों गिल्ड्स यकीनी तौर पर ऐसा करने में बहुत खुश होंगे। सैफ अली के क्लाउड से बात करने के बाद वो फौरन सिल्वर विंग टाउन के लिए रवाना हो गया। अगरचे 4 दिनों में 60,000 गोल्ड इकट्ठे करना कोई मसला नहीं था, लेकिन इसे जिस रकम की जरूरत थी वो 60,000 गोल्ड से कहीं ज्यादा थी। ओरोक किंग्स अलिफंक्शन क्वेस्ट मुकम्मल करने के बाद उसने इंतहाई कीमती स्टारमोन किंगडम एयरपोर्ट बिल्डिंग ऑर्डर के साथ साथ एक ट्रांसपोर्टेशन फर्म डिजाइन हासिल किया था। ये दोनों अशिया अनमोल खजाने थे। स्टारमोन किंगडम एयरपोर्ट बिल्डिंग ऑर्डर हवाई रास्ता खोलने के इजाजतनामे के मुतरादिफ था, ताहम इसे हवाई अड्डा बनाने के लिए बहुत ज्यादा फंड्स की जरूरत होगी। खुशकिस्मती से हवाई अड्डे की तामीर के लिए किसी डिजाइन की जरूरत नहीं थी, सिर्फ पैसों की जरूरत थी। इसके बावजूद एक छोटा हवाई अड्डा बनाने पर 50,000 गोल्ड लागत आती थी। ताहम एक बार जब वो स्टारमोन किंगडम से सिल्वर विंग टाउन तक हवाई रास्ता कायम कर लेगा, तो इससे न सिर्फ एनपीसी ताजरों के सामान की तरसील में तेजी आएगी, बल्कि स्टारमोन किंगडम के खिलाड़ियों को भी सिल्वर विंग टाउन पहुंचने में आसानी होगी। अगरचे हवाई सफर टेलीपोर्टेशन जितना तेज नहीं था, लेकिन फिर भी ये माउंट पर जमीन पर सफर करने से कई गुना तेज था। मजीद बरा ट्रांसपोर्टेशन फीस जो अदा करनी पड़ती थी वो भी टेलीपोर्टेशन ईरे की फीस से बहुत सस्ती थी। माजी में बहुत सी सुपर पावर्स के अपने गैर जानिबदार कस्बों को एक एडवांस सिटी में तरक्की देने के काबिल होने की एक बड़ी वजह उनका हवाई अड्डा होना था। अगरचे बहुत से फर्स्ट रेट गिल्ड्स के पास जबरदस्त माली ताकत थी, लेकिन उन्होंने जिन गैर जानिबदार कस्बों को तरक्की दी वो सिर्फ बेसिक सिटी के मेयार तक ही पहुंच पाए। वो चाहे कुछ भी कर लें, एक एडवांस सिटी नहीं बन सकते थे। सिर्फ वही फर्स्ट रेट गिल्ड्स जो हवाई अड्डा बनाने में कामयाब हुए, अपने गैर जानिबदार कस्बों को एडवांस्ड सिटी के मेयार तक तरक्की देने के काबिल हुए। इसकी वजह यह थी कि एक हवाई अड्डा किसी कस्बे या शहर में बेपनाह मकबूलियत और खुशहाली लाने की सलाहियत रखता था। एक हवाई अड्डा न सिर्फ एनपीसी ताजिरों को कस्बे या शहर में ज्यादा आसानी से दाखिल होने में मदद दे सकता था, बल्कि ये सामान को महफूज और तेजी से मुंतकिल करने की सलाहियत भी फराहम करता था। एक डिलीवरी ट्रिप जिसमें आम तौर पर जमीन के रास्ते 1 या 2 दिन लगते थे, हवाई जहाज के जरिए सिर्फ चंद घंटों में मुकम्मल किया जा सकता था। मजीद बरा गार्ड्स डोमेन में कुछ एनपीसी तिजारती फर्में अपनी तरक्की को सिर्फ उन कस्बों और शहरों तक महदूद रखती थीं जहां हवाई अड्डे मौजूद हों। इसके अलावा एनपीसी फौजियों की भर्ती का मामला भी था। चूंकि गैर जानिबदार नक्शे इंसानी तहजीब से बहुत दूर वाक़े थे, इसलिए बहुत से एनपीसीज गैर जानिबदार कस्बों और शहरों का सफर करने के लिए तैयार नहीं होते थे। ताहम अगर किसी गैर जानिबदार कस्बे में हवाई अड्डा होता, तो इस कस्बे के लिए बतौर फौजी काम करने के ख्वाहिशमंद एनपीसीज की तादाद और मेयार में भी इजाफा होता। इसके साथ गैर जानिबदार कस्बे की सिक्योरिटी की सतह में बेहतरी की रफ्तार तेज हो जाती। इस वजह से हवाई अड्डे वाले गैर जानिबदार कस्बे की तरक्की की रफ्तार हवाई अड्डे के बगैर वाले गैर जानिबदार कस्बे से कहीं ज्यादा होती थी। यही वजह थी कि सैफ अली ने हर हाल में ओरोक किंग्स अलिफंक्शन क्वेस्ट को अंजाम देने का फैसला किया था। जहां तक ट्रांसपोर्टेशन फर्म का ताल्लुक है, इसकी तामीर पर 20,000 गोल्ड लागत आती थी। ट्रांसपोर्टेशन फर्म एक ऐसी चीज थी जो इस कस्बे में तरक्की करने वाले खिलाड़ियों के लिए बहुत मददगार साबित होगी जहां फर्म कायम थी। एक बार जब वो उसे सिल्वर विंग टाउन में तामीर कर लेगा, तो खिलाड़ी सिल्वर विंग टाउन में ट्रांसपोर्टेशन कोर्स ले सकेंगे। जब खिलाड़ी ये कोर्स मुकम्मल करेंगे, तो वो न सिर्फ कवायंस की एक बड़ी रकम हासिल कर सकेंगे, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन फर्म कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स भी जमा कर सकेंगे। फिर खिलाड़ी अपने कमाए हुए सीपीज और कवायंस खर्च करके वो अशिया खरीद सकते थे जो खुसूसी तौर पर एनपीसीज के दरमियान खरीदी और बेची जाती थीं। इन खिलाड़ियों के लिए जो इंतहाई मुश्किल टीम डंजियोनस पर छापा मारने के काबिल नहीं थे, ये टॉप टियर हथियार, इक्विपमेंट और टूल्स हासिल करने का एक बेहतरीन मौका था। माजी में
ट्रांसपोर्टेशन फर्म दरअसल नीलाम घर से भी ज्यादा मकबूल थी। आमतौर पर एनपीसी नीलाम घर हफ्ते में सिर्फ एक बार नीलामी मुनक्किद करते थे। ताहम ट्रांसपोर्टेशन फर्म हर रोज नई अशिया का जखीरा लाती थी। मजीद बरा, जिस कस्बे शहर में ट्रांसपोर्टेशन फर्म कायम होती वो जितना ज्यादा खुशहाल होता, फरोख्त होने वाली अशिया का मयार इतना ही बेहतर होता। लिहाजा माजी में कोई भी गिल्ड टाउन शहर जिसमें ट्रांसपोर्टेशन फर्म होती वो आजाद खिलाड़ियों के लिए एक मुकद्दस मकाम बन जाता था। दरी असना हवाई अड्डा और ट्रांसपोर्टेशन फर्म एक दूसरे की तकमील करेंगे। अगर वो अब सिल्वर विंग टाउन में ये दोनों तमीरात कर ले तो उसे सिल्वर विंग टाउन को एक एडवांस टाउन में अपग्रेड करने के लिए शायद 1 महीने की भी जरूरत ना पड़े। ताहम इन दोनों को तामीर करने पर कवायस की एक खतीर रकम खर्च होगी, लिहाजा इसे जल्द अज जल्द कार्रवाई करने की जरूरत थी। जैसे ही सैफ अली सीक्रेट स्टोन फोर्ट्रेस से बाहर निकला, मुख्तलिफ डार्क एडवेंचरस टीमों और डार्क गिल्ड्स के अराकीन ने फौरन अपनी नजरें इस पर जमा ली। कमांडर, क्या हमें अब निकलना चाहिए? एक लेवल चून के एसिसन ने अपने होंठ चाटते हुए पूछा जब वो अपने पास खड़े लेवल चून तो 2 के रेंजर की तरफ मुड़ा। ऐसा लगता है कि दूसरी एडवेंचरस टीमें और गिल्ड्स भी कार्रवाई करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और किसके साथ जंग खत्म होने के बाद सैफ अली के साथ आने वाले एनपीसीज भी गायब हो गए थे। जंगल में छुपे मुख्तलिफ डार्क प्लेयर्स इस पेशरफ्त पर बेचैन हो गए। अगरचे उन्होंने ब्लैक फुलियम की ताकत देख ली थी, लेकिन डार्क सिविल की तरफ से पेश किया जाने वाला मुआवजा इतना पुरकशिश था कि वो ब्लैक फुलियम पर हमला करने का खतरा मोल लेने के लिए तैयार थे। आखिरकार जब तक वो कामयाब हो जाते, उनका मुंतजर एक शानदार और माली तौर पर महफूज मुस्तकबल था। चैप्टर 1830 हैरत अंगेज पसपाई। कातिल की बातें सुनकर इसी डार्क अलिफाडुंचरर टीम से ताल्लुक रखने वाले दीगर खिलाड़ियों ने तजस्सुस से उधर उधर देखना शुरू कर दिया। जैसा कि कातिल ने कहा था, उनकी अलिफाडुंचरर टीम वाहिद नहीं थी जो कार्रवाई कर रही थी। उनके इर्द गिर्द मौजूद तकरीबन 2 दर्जन दीगर अलिफाडुंचरर टीमों और कई डार्क गिल्ड्स के अरकान ने भी छपकर सैफ अली के करीब जाना शुरू कर दिया था। ये वाज़ेह था कि ये डार्क अलिफाडुंचरर टीमें और डार्क गिल्ड्स बेचैन हो रहे थे। गॉड्स डोमेन में तारीक कुव्वतों को मुसलसल दबाया जाता था। गेम के इब्तिदाई मराहिल के दौरान तारीक कुव्वतों से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ियों को आम खिलाड़ियों की निस्बत आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। बहरहाल तारीक कुव्वतें अभी तक मुख्तलिफ रियासतों और सल्तनतों का मुकाबला करने के काबिल नहीं थीं। दरी असना सुपर पावर बनने की सलाहियत रखने वाली डार्क अलिफाडुंचरर टीमें और डार्क गिल्ड्स इंतहाई नायाब थे। ऐसी किसी ताकत में शामिल होने की शराइत इंतहाई सख्त थीं। डार्क सिविल जैसी ताकतें जो एक सुपर पावर जितनी मजबूत थीं और अपने अरकान को एक अलिफाडुंचरर टीम जैसी आज़ादी भी फराहम करती थीं, इससे भी ज्यादा नायाब थी। डार्क सिविल में शमूलियत यकीनी तौर पर उनकी मुस्तकबिल की तरक्की के लिए बेशुमार फवाइद लाएगी। उन्हें इस बात की फिक्र भी नहीं करनी पड़ेगी कि मखसूस गिल्ड्स के अरकान को मारने पर उनका शिकार किया जाएगा। मजीद बरा, वो गरीब नक्शों पर गुजारा करने के बजाय डार्क सिविल के जेर कब्जा आला वसाइल वाले नक्शों में ग्राइंड कर सकते थे। कमांडर, कातिल खुद को खामोश 2 रेंजर को एक बार फिर पुकारने से न रोक सका। अगर हमने अभी कोई कदम न उठाया तो मुझे डर है कि हम ये मौका दीगर अलिफाडुंचरर टीमों के हाथों गंवा देंगे। ठीक है, जब वो खिली में सर दिया तो मूसलों से क्या डरना। अगर हम नाकाम भी हो गए तो ज्यादा से ज्यादा हमारा एक लेवल कम हो जाएगा। अगर हम कामयाब हो गए तो हम मुस्तकबिल में डार्क सिविल के रुकन बन जाएंगे और फौरी तौर पर तारीक कुव्वतों के आला ओहदों में शामिल हो जाएंगे। एक शानदार क्रिस्टलाइन लांग वो उठाए हुए खुरदरे शख्स ने सर हिलाते हुए कहा। जब इसने सैफ अली की तरफ देखा तो उसकी आंखों में कत्ल के इरादे की एक झलक चमक उठी। जब अलिफाडुंचरर टीम के तकरीबन 2 दर्जन अरकान ने अपने कमांडर की बातें सुनी तो उनके चेहरों पर फौरन ही खौफनाक तासुरात उभर आए। फिर उन्होंने अपने कमांडर की पैरवी की और आहिस्ता आहिस्ता सैफ अली की तरफ बढ़ने लगे। इस लम्हे इस एक अलिफाडुंचरर टीम के अलावा जंगल में छुपे हुए कई हजार दीगर डार्क प्लेयर्स भी जंग के लिए तैयार हालत में आ रहे थे। कुछ पोशीदा कातिल तो पहले ही सैफ अली के 200 गज के दायरे में पहुंच चुके थे। ब्लैक फुलियम के पास फरार होने के कई जराए हैं। हमें इसे अपने हाथों से निकलने नहीं देना चाहिए। सबसे पहले इसके गिर्द घेरा डालें, फिर इसे यहां फंसाने के लिए वॉर बोन्ज का इस्तेमाल करें। जैसे ही जंग शुरू हो
फौरन इस पर अपनी साइलेंसिंग स्किल्स का इस्तेमाल करें। हमें इसे पहले ही हमले में खत्म करना होगा। गहरे सुरमई लिबादे में मलबूस एक लेवल चून तो 2 कातिल ने टीम चीट के जरिए अपने इर्द गिर्द मौजूद 30 से जायद कातिलों से कहा, जब तक हम ब्लैक फुलियम को मार देते हैं, हमारे पोवाइजन ब्लेड गिल्ड के हर फर्द को डार्क सिविल में शामिल होने का मौका मिलेगा। फिर हम डार्क नाइट एम्पायर में बादशाहों की तरह जिंदगी गुजार सकेंगे। हमें सपर फर्स्ट रेट गिल्ड से भी डरने की जरूरत नहीं होगी। जब इनके लीडर ने यह कहा तो 30 से जायद लेवल 53 और लेवल चून के कातिलों की आंखें जोश से चमक उठीं। उनका गिल्ड पोवाइजन ब्लेड डार्क नाइट एम्पायर में निस्बतन एक आम डार्क गिल्ड था। आमतौर पर वो सिर्फ सेकंड और थर्ड रेट गिल्ड से ही लड़ सकते थे। फर्स्ट रेट गिल्ड्स का सामना करते वक्त उनके पास भागने के सिवा कोई चारा नहीं होता था। जहां तक सपर फर्स्ट रेट गिल्ड्स का ताल्लुक है, यह हस्तियां उनके लिए खुदाओं से कम नहीं थीं। उन्हें उकसाना तो दूर की बात, वो उनसे राब्ता करने की भी हिम्मत नहीं करते थे। जब उन्होंने सोचा कि डार्क सिविल में शामिल होने के बाद उन्हें क्रिम्सन एम्परर और उन लीडिंग सिविल से डरने की जरूरत नहीं रहेगी, तो वो खुद को पुरजोश होने से ना रोक सके। जैसे ही उन्होंने ऐसे मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए, सैफ अली के करीब पहुंचते हुए उनके कदम पहले से कहीं ज्यादा हल्के हो गए, उनके भी मध्यम हो गए। इस लम्हे कोई भी कह सकता था कि उनकी तवज्जो बेमिसाल सतह तक पहुंच चुकी थी। उस वक्त उनकी नजरों में सिर्फ सैफ अली ही मौजूद था। 150 गज, 100 गज, 80 गज। जैसे ही ये कातिल सैफ अली के पीछे से करीब आए, उनकी घबराहट में भी इजाफा होने लगा। जब कातिल सैफ अली के 50 गज के दायरे में पहुंचे तो अचानक एक धीमी आवाज सबके कानों में पड़ी और सबके जहनों में जोर से गूंज उठी, दफ हो जाओ। इससे पहले कि कोई रद्दे अमल जाहिर कर पाता, सैफ अली अचानक मुड़ा और उसने कलंगरे को मियान से निकाल लिया। फिर इसने अपने सामने हुआ में इस मुकद्दस तलवार को लहराया। अचानक सैफ अली के सामने बिजली की बेशुमार कौसें बने और आपस में मिलकर एक नीला दरिया बन गईं। एक कदीम दरिंदे की तरह बिजली के इस नीले दरिया ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को झुलसा दिया और 80 गज के दायरे को घेरते हुए एक मखरूती शक्ल में फैल गया। इससे पहले कि पोशीदा कातिल कोई रद्दे अमल जाहिर कर पाते, बिजली की बेशुमार कौसें पहले ही उनके जिस्मों को निगल चुकी थीं। बेनिकाब होने के एक मुख्तसर लम्हे के बाद कातिलों के जिस्म रोशनी की लकीरों में तब्दील हो गए और इस इलाके से गायब हो गए। जैसे ही बिजली का दरिया बतदरीज गायब हुआ, दीगर डार्क प्लेयर्स जो अभी कुछ फासले पर थे, हक्का बका रह गए। सिर्फ एक वार में सैफ अली ने 70 से जायद पोशीदा कातिलों को मौत के घाट उतार दिया था। उस वक्त झुलसी हुई जमीन पर चमकदार के बेशुमार टुकड़े बिखरे पड़े थे। दरी असना सैफ अली के अचानक हमले की वजह से दीगर पोशीदा कातिलों के कदमों की आहट और सांसें बेतरतीब हो गईं और उनके जिस्म सबके सामने बेनिकाब हो गए। क्या ये सौरोड किंग की ताकत है? गहरे सुरमई चमड़े की ज़रा पहने एक ट्रदो कातिल ने खौफ से थोक निगला जब उसने अपने से महज चंद सेंटीमीटर दूर झुलसी हुई जमीन को देखा। दूर छुपे हुए खिलाड़ियों के मुकाबले में वो अभी सैफ अली के हमले का बहुत वाज़े नज़ारा करने में कामयाब रहा था। जिस लम्हे सैफ अली ने एक स्कल को फ़ाल करना शुरू किया और जब तक वो स्कल पूरी तरह फ़ाल हुई, वो एक ट्रदो कातिल दर हकीकत कोई भी रद्दे अमल जाहिर करने में नाकाम रहा था। जब तक इसे एहसास हुआ कि सैफ अली ने हमला कर दिया है, नीला दरिया पहले ही सैफ अली की तलवार से निकल रहा था। मजीद बरा नीले दरिया को अपनी तरफ आता हुआ साफ देखने के बावजूद इसका जिस्म बिल्कुल भी हरकत करने के काबिल नहीं रहा था। ये सूरत-ए-हाल हद से ज्यादा खौफनाक थी। इसका जहन ये समझने से कासिर था कि सैफ अली ने ऐसा हमला कैसे किया था। एक आम माहिर खिलाड़ी शायद इस सूरत-ए-हाल के मुज़मरात को ना समझ पाए, लेकिन वो समझ गया था। किसी लाइफ सेविंग स्कल को फाल करने की शर्त यह थी कि खिलाड़ी इस स्कल का नाम सोचे। ऐसा करने के बाद ही लाइफ सेविंग स्कल फाल होती थी। ताहम अगर कोई किसी खिलाड़ी पर इससे पहले हमला कर दे कि वो खिलाड़ी अपने जहन में ऐसा कोई ख्याल ला सके, तो गेम में सबसे ताकतवर लाइफ सेविंग स्कल का होना भी बेमानी हो जाएगा। दूसरे लफ्जों में, सैफ अली जब चाहे एक कातिल को वो क्लास जो सबसे ज्यादा लाइफ सेविंग स्किल्स रखने के लिए मशहूर थी, एक ही हमले में मार सकता था। इस इंकिशाफ ने गहरे सुरमई चमड़े की ज़रा पहने कातिल के जहन में सैफ अली से लड़ने के किसी भी ख्याल को फौरी तौर पर कुचल दिया। ताहम हकीकत में सैफ अली के इस नाकाबिल फहम हमले को रोकना मुकम्मल तौर पर नामुमकिन नहीं था, खास तौर पर इन माहिरीन के लिए जो रिलम्स ऑफ ट्रूथ के उसूलों को समझते थे।
इसकी वजह ये थी कि सैफ अली ने अभी जो वार किया था इसमें रिलम्स ऑफ ट्रूथ के बुनियादी उसूल लागू किए गए थे, यानी ज़हन को हरकत देने से पहले जिस्म को हरकत देना। जब तक कोई इतनी तेज रफ्तार रद्द अमल के साथ किए गए हमलों का मुकाबला करने के लिए सख्त तरबियत हासिल न करे, ऐसे हमले पर रद्द अमल जाहिर करना बिल्कुल नामुमकिन था। लाइटनिंग एज को अंजाम देने के बाद सैफ अली ने वहां मौजूद सब लोगों पर एक नजर डाली। किसी भी नए चैलेंजर को अपनी तरफ बढ़ते हुए ना पाकर उसने कलंगरे को म्यान में रखा और मोड़कर वहां से चल दिया। सैफ अली के हमले की वजह से बाकी मानदा 100 से जायद कातिलों में अब इसके करीब जाने की हिम्मत नहीं रही थी। वो बस खामोशी से खड़े उसे मैदान जंग से जाते हुए देखते रहे। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम जा रहा है, क्या हम अभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे? एक लेवल चून तो 2 शील्ड वॉरियर ने अपने पास खड़े लेवल चून तो 2 रेंजर की तरफ देखते हुए बेसाख्ता पूछा, तुम जाना चाहते हो? शौक से जाओ तो 2 रेंजर ने शील्ड वॉरियर की तरफ आंखें घुमाते हुए कहा। तो 2 शील्ड वॉरियर ने गैर इरादी तौर पर अपनी गर्दन पीछे खींची और सर हिला दिया। यह हकीकत कि वो गेम के इस मरहले पर ट्रदो तक तरक्की पाने में कामयाब हो गया था, इस बात का सबूत था कि इसका जंगी मेयार आम माहिरीन से कहीं बेहतर था। ताहम ब्लैक फुलियम के हमले ने इसके अंदर भी खौफ पैदा कर दिया था। वो यकीनी तौर पर इस हमले को रोकने के हवाले से पुरएतिमाद नहीं था जो ब्लैक फुलियम ने अभी किया था। दरीं असना सैफ अली के मैदान जंग से गायब होने के बाद भी हजारों डार्क प्लेयर्स जर्द चेहरों के साथ अपनी जगहों पर खामोशी से खड़े रहे। इस इलाके से गुजरने वाले कुछ आजाद खिलाड़ी ये मंजर देखकर हक्का बका रह गए। हद से ज्यादा ताकतवर। सिर्फ एक हमले से सैफ अली ने कई हजार डार्क प्लेयर्स को कोई भी कदम उठाने से रोक दिया था। जब तक डार्क प्लेयर्स इस इलाके से पीछे हटे, आजाद खिलाड़ियों की जानिब से ऑफिशियल फोरम्स पर इस जंग की खबर पहले ही जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला एपिसोड कल अपलोड होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी मिस हो सकती है।